बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले तो सुबह का आगाज़ किसी पॉजिटिव, किसी इंटरेस्टिंग, किसी आउट ऑफ द बॉक्स बात से हम हमेशा करते हैं। तो आज की सुबह का आगाज़ बात करना चाहूँगी मैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की। जैसे कि आप जानते हैं, पूरे अक्टूबर के महीने में कोशिश की है कि पिंक रिबन को ज़रूर पहनूं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्यूअर्स, दो तीन चीज़ें ही कर सकते हैं ना हम सारे। एक तो हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। जब रिबन पहना होता है तो लोग पूछ भी लेते हैं कि ये क्यों पहना हुआ है आपने। तो जब मैं कहती हूँ कि जी ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब, तो बंदा फिर उस बात को एक्सप्लेन भी कर देता है। तो इस रिबन को पहनने का मतलब एक तो सपोर्ट भी है और साथ साथ एक क्यूरियोसिटी कि लोग पूछें कि क्यों। ऑल्सो एक रिमाइंडर कि अर्ली डिटेक्शन इज़ की। जितनी जल्दी आप स्क्रीनिंग कराएंगे उतना ही जल्दी आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली अर्ली डिटेक्शन, अर्ली स्क्रीनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो ये एक इम्पॉर्टेंट और पते की बात जो हम ऑलमोस्ट हर रोज़ आपसे करते हैं एट सम पॉइंट इन द शो। आज फिर आपसे मैं यही बात करना चाह रही थी। उसके साथ साथ व्यूअर्स, सुबह की बात हो रही है तो सुबह का वक्त क्या हम सही तरह से यूटिलाइज़ करते हैं? अब आप कहेंगे सुबह यूटिलाइज मतलब, देखिए सुबह का वक्त ये मेडिकली प्रूवन भी है, नफ्सियात में भी चीज़ प्रूव की गई है कि इंसान सुबह के वक्त सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होता है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। इसीलिए इनकरेज किया जाता है कि जी सुबह उठ के एक्सरसाइज करें, अच्छा नाश्ता करें, वो सारी चीज़ें करें जो आपको पूरे दिन के लिए तैयार करती हैं। और आई नो कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ रात को ही आते हैं, शाम को ही आते हैं। तो वो ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो बहुत लेट तक सोते हैं और उनका जागना ही कहीं 4-5 बजे तक या 6 बजे होता है। बिकॉज़ आजकल लोगों ने अपनी रूटीन इतनी ख़राब कर ली है कि सारी रात जागते हैं, सारा दिन सोते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों ने क्योंकि जॉब्स ऐसी उठाई नहीं है जो अगर रिमोट हैं, घरों से कर रहे हैं, और अगर इंटरनेशनल मार्केट में हैं तो आपको पता है जब यहाँ पे अभी सुबह है यहाँ पे, तो अमेरिका में और कनाडा में रात है। इवन इंग्लैंड में अब रात का टाइम हो रहा है। सो हम अगर अपने आप को एक डिसिप्लिन तरीके से लेके चलें और अपनी ज़िंदगी के रूटीन, अपने स्केड्यूल को बेहतर कर लें तो हम बहुत सी प्रॉब्लम से बच सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी क्रिएटिविटी और अपनी कारकर्दगी को ज़िंदगी में बेहतर कर सकते हैं। हाउ एंड बाय? रात को जब आप सोते हैं और 6 से 8 घंटे अपनी नींद को पूरा करते हैं तो आप फ्रेश उठते हैं। जब इंसान फ्रेश होता है, क्लियर माइंड के साथ जागता है, उसके साथ आप कॉम्बिनेशन कर देते हैं, शावर ले लिया, नहा धो के नीट एंड क्लीन हो गए, या अगर आपने एक्सरसाइज वगैरह करनी है तो उठे, दांत ब्रश किया, अपने आप को रेडी किया, आपने नाश्ता किया, उसके कुछ घंटे, 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद आपने जाके एक्सरसाइज कर ली। या बहुत से लोग हैं जो सुबह सुबह उठ के फ़ौरन एक्सरसाइज कर लेते हैं क्योंकि उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है। सो उस वक्त आप अपने दिन का एक बड़ा अच्छा स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज, आपके बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, आपकी बॉडी में जो एक स्ट्रेस का हार्मोन होता है जिसको कोर्टिसोल कहते हैं वो कम हो जाता है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए व्यूअर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, हार्मोनल चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम रियलाइज़ नहीं करते कि हमें कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं सुबह के वक्त को यूटिलाइज़ करने के। सुबह का वक्त, फजर पे जागना। अब आप सोचें, आप फजर के टाइम जागें, सबसे पहले आप अपनी नमाज़ पढ़ें, उसके बाद अपनी बाकी एक्टिविटीज़ करें। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो सुबह उठती है, वो फजर की नमाज़ पढ़ते ही वॉक पे निकल जाती है। वो कहती है जुगन सुबह सुबह जुगन मुझसे खाना नहीं खाया जाता, नाश्ता नहीं किया जाता, तो वो मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ तो थोड़ी मुझे भूख भी लग जाती है। तो वो सुबह उठती है, एक्सरसाइज करती है, बॉडी में एंडोर्फिन भी रिलीज़ हुए, कोर्टिसोल भी कम हुआ, इंसान और फ्रेश हो गया। आपने बैठ के नाश्ता किया, अपने आप को, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम गुजारा, फिर नहा धो के एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ, चाहे आपने घर के काम करना है या जॉब पे जाना है, बच्चों को लेके जाना है, व्हाटएवर किया, सो यू आर वेरी वेरी रिफ्रेश्ड। उस रिफ्रेश्ड फीलिंग के इवज़ आप पूरा दिन एक बहुत ही प्रोडक्टिव, यानी कि आपकी कारकर्दगी इतनी इंप्रूव हो जाती है बिकॉज आपका मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट, हर चीज़ बड़ी परफेक्ट होती है। सो रात के वक्त को नींद के लिए ही यूटिलाइज़ करें। और बाय द वे, जो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा वेट नहीं कम करता, आप ये 2 काम कर लें। आप सुबह के वक्त एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें और रात के वक्त सोएं और अपनी नींद पूरी करें। व्यूअर्स, मेरा नाम बदल दीजिएगा,
अगर आपकी ज़िंदगी में मेजर चेंजेस ना आए, एक तो मूड के, बाकी चीज़ों के, और वेट भी आपका कम हो जाएगा। जो लोग कहते हैं तुम्हारा वेट कम, तुमने वेट कम कर लिया, कैसे किया? व्यूअर्स, मैंने ज़िंदगी में चेंजेस किए, छोटी छोटी ऐसी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लाई जिन्होंने मुझे एक हेल्दियर इंसान बनाया। अब ना तो मैं भूखी मरती हूँ, ना ही मैं अपने आप को टॉर्चर करती हूँ, बल्कि आज अब किचन की तरफ भी हम रुख करेंगे तो आपको हिबा बताएंगे कि आज किचन में जो एक चीज़ बन रही है वो तो मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट है, और वो कैलोरीज में कोई इतनी लाइट भी नहीं है, मतलब एक नॉर्मल जिस तरह खाना होता है या मील होती है उसकी कैटेगरी में आता है। सो व्यूअर्स, इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी खुराक से लेके अपने सोने को, अपने टाइमिंग्स को भी ठीक करें। गलत टाइम पे गलत चीज़ करेंगे, अब आपको भूख लगी हुई है, आपका मूड ऑफ हुआ हुआ है और आप उस वक्त कोई काम करने की कोशिश करें, ना तो आपसे वो काम अच्छे तरीके से होगा, उल्टा आपकी लड़ाई हो जाएगी, या आपका जहनी तौर पे आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर होंगे बिकॉज यू आर अपसेट। भूख से जितना इंसान का मूड ख़राब होता है, जितना बंदे का मीटर आउट होता है, किसी चीज़ से नहीं होता। सो अगेन, स्मार्टर चॉइसेस, बेटर चॉइसेस और लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस। और व्यूअर्स, अक्सर लोग कहते हैं यार आप अपने स्केड्यूल को कैसे मैनेज करती हैं? व्यूअर्स, करने तो कोई भी चीज़ मैनेज हो जाती है। फजर पे उठें, एक्सरसाइज करें, बच्चों की चीज़ें रेडी करें, उनको जगाएं, उनको स्कूल के लिए तैयार करें, बैठ के उनके साथ नाश्ता करें, वो स्कूल के लिए निकलें, मैं अपने काम के लिए तैयार होती हूँ, शावर वावर लेके मॉर्निंग शो की तरफ आ जाती हूँ, शो करती हूँ, मेरा पूरा दिन बड़े अच्छे से गुजर जाता है। मेरी एक्सरसाइज और वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मॉर्निंग की निकल गई होती हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने आधे से ज़्यादा अपना काम कर दिया। 12 बजे मॉर्निंग शो ख़त्म हुआ, 12:30-1 बजे ऑफिस से निकले, और उसके बाद बाकी के जो भी काम है आपने किए, बच्चों को स्कूल से पिक करना है, उनको ट्यूशन पे लेके जाना है, उनकी एक्टिविटीज़ करानी है, अगर मेरी कोई और शूट्स हैं तो उनको मैनेज किया, मेरी अपनी एक ब्रांड है उसको भी देखना होता है, स्किन केयर, हेयर केयर की, उसकी भी चीज़ों को देखा। व्यूअर्स, मैनेज करने को कुछ भी मैनेज हो जाता है। वो लोग भी तो हैं ना जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास कोई हेल्प नहीं है करने के लिए, हेल्प कराने के लिए उनके पास कोई नहीं है, और वो उन बच्चों समेत चीज़ें कर रहे होते हैं। कुछ अर्सा पहले हमारे शो पे एक खातून आई जिनके 4 बच्चे थे, और उन 4 बच्चों के साथ वो खातून मैनेज कर रही थी, बेवा हो गई थी, काम भी कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा भी रही हैं, बच्चे साथ काम में भी हेल्प कर रहे हैं। सो व्यूअर्स, मैनेजमेंट की बात होती है, ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, और उन्हीं के घर फिर मैं जब खाने पे गई, रिसेंटली उन्होंने बुलाया तो आई वेंट टू गो सी हर, उनके घर गई तो वो हमने खाना भी खाया और साथ में जो उनके खाने के ऑर्डर आए हुए थे और चीज़ें थे वो भी कर रही थी साथ साथ। सो व्यूअर्स, करने को कोई भी चीज़ पॉसिबल है। हम बिला वजह रोते रहते हैं, हाई टाइम नहीं है, हाई ये नहीं है, हाई वो नहीं है। सुबह का वक्त तो एक बेहतरीन टाइम है अपने आप को एक्टिव करने का और अपने दिन का। और बाय द वे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप ये रूटीन फॉलो करेंगे, अगर रात को आपको नहीं भी नींद आती है 1-2 बजे से पहले, आपको नेचुरली रात को 10 बजे नींद आनी शुरू हो जाएगी। और व्यूअर्स, क्या ये बेहतर नहीं है कि रात को 9:30-10 बजे खाना वाना 8 बजे 8:30 बजे खा के 10 बजे तक सब सो जाएं, और सुबह फिर फजर पे फैमिली साथ जागे, नमाज पढ़े, सारा कुछ करें, बच्चे भी आपके साथ जागें। ये रूटीन ज़रा मेरे ख्याल से बेहतर रहती है। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए शेफ़ हिबा एहसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। शेफ़ हिबा, डे या नाइट आपको कौन सा टाइम अपील करता है? मुझे नाइट अपील करती है, और मेरा भी जैसे आपने बताया था कि जो रूटीन नहीं अच्छी वो है, इसलिए भी क्योंकि बच्चों की भी रूटीन अब ऐसे है, और उस वजह से क्योंकि सुबह नहीं उठ पाते, उस वजह से काफ़ी काम रह जाते हैं। भाई देखो, ये तो अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे जी, जब बच्चे स्कूल शुरू करेंगे तो उनकी भी रूटीन ठीक होनी पड़ेगी और आपकी। आपको पता है मेरे बच्चे जब से छोटे हैं, लाइक सिंस दे वर वेरी स्मॉल, इवन 6-7 मंथ्स के जब रूटीन में बच्चे आना शुरू हो जाते हैं, राइट, फीडिंग शीडिंग है वो, मैंने हमेशा बच्चे 7:30 और 8 के दरमियान सुला दिए। और मैं आपको भी ये रेकमेंड करूंगी, बीइंग योर आपी एंड बीइंग समवन हु केयर्स अबाउट यू, कि अगर आप भी कोशिश करें, मुझे पता है आप लोगों का रेस्टोरेंट का और इन चीज़ों के काम होते हैं और आपकी केटरिंग 1000 चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर इनको 8 बजे वाली रूटीन में ले आओगी ना हिबा, तो आपको फिर 2 घंटे मिल जाएंगे एहसन के साथ, अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने के, वो भी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आप डिसेंट टाइम पे सो गए, सुबह फिर सारे ही फ्रेश जागे, क्योंकि बच्चों को 2-3 घंटे एक्स्ट्रा नींद चाहिए होती है, सारे साथ जागे या आप ज़रा जल्दी जाग गई, आपको फिर पूरा दिन मिल जाएगा। और हिबा, वो जो एक आप फील कर रहे हो ना कि ना मुझे एक्सरसाइज को टाइम मिलता है, ना अपने लिए मिलता है, ना मैं शावर सुकून से ले सकती हूँ, तो एटलीस्ट ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए आसान हो जाएगी। ऑनेस्टली 1 हफ्ता 2 हफ्ते तंग होगी, इरिटेट होगी, दिक्कत होगी, लेकिन चीज़ें चेंज कर जाएंगी।
जी देखो बच्चों को अपने स्केड्यूल में जब हम डालते हैं ना तो आगे जाके बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब बच्चा 12 बजे सो रहा है, सुबह के आप उनको 6 बजे जगा रहे हैं स्कूल ले जाने के लिए, सारा दिन फिर बच्चे क्रैंकी, फिर दोपहर को 4 घंटे सो गए, फिर रात को अजीब टाइम पे सोए, बिल्कुल। आपको कोई पर्सनल टाइम नहीं मिलना है। राइट, दैट्स वेरी ट्रू। और मैं एक बात बताऊं, जो औरत अपनी ज़ात को टाइम नहीं देती, पर्सनल टाइम नहीं देती, वो आगे जाके बहुत सफ़र करती है। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, सब चीज़ें अपनी रूटीनों में चली जाती हैं, तो इंसान बहुत अकेला और बहुत पॉइंटलेस फील करता है। सो प्लीज़ अपना ख्याल पहले रखो। ऑक्सीजन मास्क पहले अपने मुंह पे लगाना है, फिर बच्चों के, मियाँ के, घर वालों के, बाकी लोगों के। अगर खुद ठीक नहीं होगी तो हिबा किसी के क्या काम आओगी। बिल्कुल। तो एज एन आप भी ये थोड़ी सी एडवाइस ले लो, और आप लोग भी ले लें जो अपनी ज़ात को हर वक्त इग्नोर करते हैं, अपने आप को भी वक्त दें। अच्छा, किचन में आज क्या बन रहा है? सिर्फ मेन्यू बता दो, रेसिपी की तरफ ब्रेक। आज बहुत मज़े की चीज़ बन रही है, बहुत डिफरेंट चीज़ बन रही है जो आई थिंक न्यू है, ट्रेंडी अब हुई है। भाई हर रेस्टोरेंट अब जो हर फैंसी रेस्टोरेंट, है जी, वहाँ पे बिल्कुल, है, लेकिन सर्व इतना कर रहे महंगा। आप 3 वो ऑर्डर कर देते हाँ हैं जी। तो वो एक प्लेट ऑर्डर करते हैं, उसमें 2 या 3 आते हैं, और वो 2000, 2500, 3000 ऐसे ही की है। एक डिश होती है। और वो आप घर पे बहुत रीजनेबल बना सकते हैं, इससे आई थिंक हाफ से भी कम की प्राइस में आप बना सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं बाओ बन्स, जो कि एक स्टीम्ड डिश है चाइनीज़, और उसके साथ साथ हम बना रहे हैं चिकन मैकरोनी। तो आज हमारे पास 2 डिफरेंट क्यूजीन्स की डिशेस हैं। देसी चिकन मैक्रोनी, ये टीम की Yes. डिमांड थी, मैं पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि बाओ बन के ऊपर सबने कहा की है, मैंने कहा तुसी फिर अपना खा लो तो मैं अपना खा लेंगी। Yes. लेकिन बाओ बन्स आर एक्चुअली डिलिशियस व्यूअर्स एंड हेल्दियर ऑप्शन, और हम इसमें डिफरेंट किस्म की फीलिंग्स करेंगे। जी, हम डिफरेंट फिलिंग्स करेंगे, प्लस उसमें मतलब टैंगी भी होगा, चीज़ी भी होगी, थोड़ी सी हम हॉट सॉस भी ऐड करेंगे, तो इसमें डिफरेंट बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स होंगे। ऑसम। तो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑन एयर आपको बाओ बन्स बनाने सिखाएंगे, ताकि ये जो आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन होती है ना कि यार रेस्टोरेंट की चीज़ें घर पे कैसे बनेंगी, मुश्किल से मुश्किल दिखने वाली चीज़ किसी इंसान ने ही बनाई है ना। हम भी इंसान हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते, ट्राई तो कर सकते हैं एज होम शेफ्स। तो ब्रेक के बाद हम ये ट्राई मारेंगे फ्रॉम आवर प्रॉपर शेफ हिबा एहसन। आप हमारे साथ रहिएगा। ओह, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम ज़रा अपनी तैयारियां कर रहे थे, तो जी हिबा आज हम क्या क्या बना रहे हैं? सबसे पहले हम मैकरोनी से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने पानी उबलने रख दिया है, मैकरोनी बॉईल करेंगे। इसके साथ साथ जो हमने चिकन का बेसिकली मसाला बनाना है, सॉस बनानी है, वो बनाएंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको बाओ बन की डो भी सिखाऊंगी कि उसको कैसे प्रिपेयर करना है। तो हम अच्छा, सबसे पहले एक बात मैं ज़रूर व्यूअर्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब आप मैकरोनी बॉईल करते हैं, क्योंकि हमारी जो लोकल मैकरोनी है ना वो ज़रा सी ज़्यादा उसके अंदर होता है मैदा और समथिंग, Yeah. तो उस तरीके से, क्योंकि लोकली हम लोग लेते हैं, क्योंकि दूसरी वाली तो बहुत एक्सपेंसिव हो Yes, जाती है इम्पोर्टेड। बिल्कुल। सो एक ट्रिक इसको सही तरीके से मैनेज करने की है कि आप ऑयल डाल दें पानी के अंदर, और आप साथ में पानी के अंदर नमक भी डाल दें। नमक तो आप वैसे ही डाल दें, एक अच्छी चीज़ है क्योंकि वो फिर उसमें फ्लेवर आ जाता है, लेकिन साथ में आप ऑयल अगर डाल देते हैं तो वो अच्छा सा ना वो फिर चिपचिप नहीं बिल्कुल, होता, अगर ऐसा आप ही है। थोड़ा सा टाइम ले आगे पीछे। बहुत इंपॉर्टेंट है पास्ता वाटर को सॉल्ट करना, प्लीज़ डोंट फॉरगेट दैट स्टेप। अच्छा, सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। ठीक ये है। हम बना रहे हैं मैकरोनी, चिकन मैकरोनी। तो आप उसका ज़रा मुझे वो बता दें पहले इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए आपको चाहिए मैकरोनी का इतना? 1 पैकेट। जी बिल्कुल ठीक है, इतना मैकरोनी का आपको चाहिए 1 पैकेट। उसके साथ चिकन आपको चाहिए आधा किलो, बोनलेस, आपने उसको जूलियन कट कर लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, टमाटर की प्यूरी, टमाटर लेके आपने उसको ब्लेंड कर लेना है 1 कप, चिली गार्लिक सॉस 1/4 कप, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 2 चाय के चम्मच, गाजर 2 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद और प्याज 1 अदद। अच्छा, अब इसका ये तरीका। इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। सबसे पहले हमने तेल डाल दिया, उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। जूलियन चिकन हमने कट किया हुआ है रफली, वो जाएगा इसमें। और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले और सॉसेस। परफेक्ट, यस। ठीक है। तो अब मैं ये सब्जियां जो करती है जाती हूँ। जी, सब्जियां जो है वो बिल्कुल एंड पे डालेंगे, क्योंकि हमने ऑल्दो हम देसी बना रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम
जैसे शिमला मिर्च को बिल्कुल ही कुक करके उसकी जो सारी न्यूट्रिएंट्स है मार देते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हम एंड पे डालेंगे ताकि इसका क्रंच भी रहे और इसका फ़ायदा भी रहे। बिल्कुल सही। साथ साथ मैं आपको इसके बावबन की डो का भी बता देती हूँ। मैं अब डाल दूँ मैकरोनी इसके अंदर बॉईल होने? हाँ जी बिल्कुल। और चिकन ऐड कर दें। अच्छा, इसकी जो डो है इसकी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये गूंद ली थी। इसको आपने गूंदने के बाद 1.5 घंटा प्रूफ के लिए रखना है, तो टाइम हमें थोड़ा सेव करने के लिए इसको मैंने ऑलरेडी गूंद लिया हुआ है। इसके लिए आपको चाहिए मैदा 1.5 कप, बावबन की डो के लिए मैदा 1.5 कप। उसके साथ आपने ले लेना है दूध का पाउडर, स्किम्ड मिल्क पाउडर 1.5 खाने के चम्मच। अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल या नहीं मिल रहा तो आप उसमें फिर दूध जो आम दूध होता है लिक्विड मिल्क वो शामिल कर लें 1.5 खाने का चम्मच। उसके साथ साथ खमीर यीस्ट चाहिए आपको 1 चाय का चम्मच, चीनी 2 खाने के चम्मच, पानी आपने इसमें नीम गरम लेना है 1 कप और उसमें आपने शामिल कर लेना है तेल के 2 खाने के चम्मच। अब इसका तरीका ये है, जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं मैदा, खमीर, चीनी और स्किम मिल्क पाउडर, आपने सबसे पहले उनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर उसके दरमियान में आपने एक वेल सी क्रिएट करनी है। वेल में आपने जो नीम गर्म पानी है और ऑयल है उसको डाल के इसको अच्छे से गूंद लेना है। तब तक जब आप इसको ऐसे टच करें डो को तो ये बाउंस बैक करनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी डो तैयार है। उसके बाद आपने इसको किसी गर्म जगह पे रख देना है 1.5 घंटे के लिए प्रूफ करने के लिए। प्रूफ करने के बाद अब ये वाली स्टेप आ जाएगी। इसके बाद आपने फिर 5 से 10 मिनट इसको अपने हाथों से अच्छी तरह गूंदना है ताकि इसमें अगर कोई जो एयर बबल्स बने हुए हैं वो बर्स्ट हो जाए। ऐसे आपने इसको गूंद लिया और फिर आपने इसको थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करके इसको रोल कर लेना है। बेलने के साथ आप इसको रोल कर लें। इसमें अब नेक्स्ट कब डालना है, अभी इसको होने दें थोड़ा सा। जी जी, थोड़ा सा होने दें। फिर इसमें हम शामिल करेंगे नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा सोया सॉस और ये जो चिली गार्लिक सॉस है। मैंने कहा मैं अपना काम साथ साथ करती जाऊँ। अब बात ये कि व्यूअर्स, अगर आप फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स आ रही हैं आपकी घर पे, कुकिंग साथ भी हो सकती है। बिल्कुल, एक बंदा, फन हर एक्टिविटी। बंदा अपनी अपनी रेसिपी बनाए और साथ साथ चीज़ों को लेके चले। हम तो ऐसे अक्सर करते हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड है सनम, उसका भी किचन उस किस्म का, और मेरा भी ऐसा है कि आप सब बैठ के सकते हैं साथ साथ। राइट, सो बाहर स्टूल्स लगा दिए उधर बैठ के काउंटर पे, तो एक बंदे ने पहले एक चीज़ बनाई, वो खाई, सब दूसरे ने अपनी चीज़ बनाई, तो हम बड़ा, मतलब ये एक एक्टिविटी भी हो सकती है ना। जी, साथ साथ बातें भी हो जाती हैं और साथ साथ आपकी मज़े की डिशेस तैयार हो जाती हैं। बिल्कुल। ये आपने ऐसे इसको बेल लेना है। इसकी थिकनेस तकरीबन होनी चाहिए, मैं आपको दिखाती हूँ अभी करके। कितना नमक डालना है उस पर, जायका बस 1 चाय का चम्मच नमक जाएगा इसमें। और वैसे आपके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, कुछ लोग ज़्यादा सॉल्टी खाते हैं, बट ऑलमोस्ट 1 चाय का चम्मच नमक जाएगा, क्योंकि हम सोया सॉस भी ऐड कर रहे हैं और वो भी सॉल्टी होता है, इसलिए आपने नमक बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना। और लाल मिर्च भी आपने अपने हिसाब के देखें। बट ज़रूरी नहीं है डालनी, क्योंकि लाल मिर्च वाली वैसे डिश है नहीं। यस, आई मीन बच्चों को भी जब आप मैकरोनी देते हैं, हाँ जब आप जी। उसमें बहुत ज़्यादा लाल मिर्च और इस तरह की चीज़ें डाल देते हैं तो फिर बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। ऊपर से धड़ा मिर्च डाली जा सकती है, बिल्कुल। यू नो। ये मैंने रोल आउट कर लिया है। इसकी थिकनेस बिल्कुल इतनी सी है, तकरीबन 2 रोटियों के बराबर थिकनेस है इसकी, अगर मैं इजीली बताऊं तो। और साथ में हमारे पास ये कटर है। अगर आपके पास कटर नहीं अवेलेबल, आप कोई भी ग्लास, कोई भी बोल, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इजीली। ये 10 इंचेस का है, सॉरी 10 इसका है। इसको ऐसे, इंचेस तो नहीं है, इंचेस नहीं, सॉरी। इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। The chicken is done now. यस, नाउ यू कैन ऐड द सोया सॉस और इसमें चिली गार्लिक सॉस शामिल कर दें। अब कट करने के बाद जो बाकी बचा है उसको हम फिर से वही करेंगे, फिर से थोड़ा सा गूंद के उसको रोलिंग पिन से बिल्कुल फ्लैट करके और फिर कट करते जाएंगे। जी, सारा जाएगा। अब तो इतनी आसानी हो गई है यार, चिली गार्लिक सॉस ये सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है। पहले तो एक एक चीज़ आपको खुद सेपरेटली करनी पड़ती थी, अब तो आसानी भी इतनी हो गई हाँ है। जी, अब जो हमारे पास कट कर लिए हैं हमने बावबन्स, उसका मैं आपको बता देती हूँ। हमने ऑयल लेना है, थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल एक बाउल में डालेंगे।
बाव बन्स जो हमने कट कर लिए हैं उनके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल ऐसे बिल्कुल हल्का सा ब्रश करेंगे, क्योंकि हमने इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद स्टीम करना है। और इसको जब हम स्टीम करने के बाद ओपन करेंगे तो अगर हम ऑयल ब्रश नहीं करते तो थोड़ा मुश्किल होता है ओपन होना, फिर हिलता जी कम करता है, फिर वो स्टक हो जाता है। तो ये आपका बहुत स्मूथली ओपन हो जाएगा। इसको आपने ऐसे हल्का हल्का ऑयल ब्रश किया और ये मैंने बेकिंग पेपर के कुछ रेक्टेंगल्स कट किए हुए हैं। इसके ऊपर हम बटर ये पेपर भी बटर पेपर बिल्कुल इसके ऊपर हम प्लेस करेंगे बाव बन्स। ऐसे इसको जेंटली आपने इसके साथ जेंटली फोल्ड कर लेना है। ज़्यादा इसको हिलाना जुलाना नहीं है, क्योंकि इसको अभी हमने फिर जी सारी डालनी थी। इसको अभी हमने फिर आधे घंटे के लिए प्रूफ करने रखना है इस स्टेज पे भी। तो आपने इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है, क्योंकि अभी ये राइज़ होंगे। अच्छा, अब मैंने गाजर स्टेज पे इसलिए डाली है क्योंकि गाजर थोड़ी सी कुक हो जाए, जी चाहे क्रंच उसका रहे, Yes. लेकिन थोड़ी सी कुक हो जाए। उसके बाद हम शिमला मिर्च और प्याज डाल देंगे, कुछ देर हाँ डोंट जी। रियली नीड मच कुकिंग। बिल्कुल। ये हमारे सारे बाव बन्स आ गए हैं इस रेक्टेंगुलर हमारे बेकिंग पेपर पे। इसके बाद अच्छा, एक फोल्ड स्टेप है करके हमारा, करना है, जी फ्लैट नहीं करना। फ्लैट नहीं करना। इसके बाद एक स्टेप ये है, या बेलने के साथ भी कर सकते हैं, बट आई गेस स्मूदर टॉप अगर आपको चाहिए तो आप कोई भी ग्लास ले लें, जो आपके पास ग्लास है उसको लेके ना आपने इसको जेंटली ऐसे फोल्ड करना है। जेंटली क्या फोल्ड होगा? कर लिया, इससे एक तो ये इसकी शेप भी अच्छी ऐसे रहेगी, नहीं हो जाएगा। जी बिल्कुल खुल नहीं जाएगा स्टीम करते वक्त। और बेलने से अगर करेंगे तो हो तो जाएगा, बट उसकी टॉप इतनी स्मूथ नहीं रहेगी। इसलिए आपने इसको किसी भी ग्लास से लेके ऐसे जेंटली प्रेस किया और इसको आपने फिर कवर करके किसी भी कपड़े के साथ, या अगर आपके पास क्लिंग रैप है तो उसके साथ कवर करके आधे घंटे के लिए प्रूफ कर लेना है। ठीक है, और प्रूफ करने के बाद क्या करना है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। मजीद और काम है? जी बस लास्ट स्टेप है इसके बाद। तो बहुत से काम है। यस, इसको हम साइड पे रख देंगे फॉर हाफ एन आवर। ये देखिए, आपकी मैक्रोनी भी बॉईल हो रही है। यस, अच्छा इसके साथ हम ये दिखा देते हैं। हाँ जी, ये भी आप एक्सप्लेन कर दें। जी, ये है बाव बन स्टीमर, बैम्बू स्टीमर बेसिकली। इसमें आप बाव बन्स, डम्पलिंग्स, सारी ऐसी जो चीज़ें हैं वो स्टीम कर सकते हैं। और इसका और एक मेटल स्टीमर का ये डिफरेंस है कि इसकी जो अपनी खुशबू होती है ना, उसकी वजह से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और सही ऑथेंटिक जो टेस्ट आता है चाइनीज़ का, वो आई गेस बाव बन स्टीमर में ही आता है। आप बाव बन्स अगर आपके पास स्टील वाला जो है स्टीमर, उसमें भी बना सकते हैं। देगची में आपने पानी डाला, उसके ऊपर अपना स्टील वाला रख दिया स्टीमर, जो भी आपके पास स्टैंड है स्टील वाला, उसके ऊपर बाव बन्स ऐसे ही प्लेस किए, बटर पेपर के साथ कवर करके लिड 12 मिनट के लिए स्टीम करना है इसे। हम इसमें करेंगे, जी जी बिल्कुल डाल दें, हम इसमें करेंगे तो हमने इसको प्लेस किया इसके अंदर। थोड़ी थोड़ी स्पेस आपने रखनी है, क्योंकि अभी ये प्रूफ होंगे और मज़ीद ज़्यादा ये फूलेंगे जब ये पकेंगे। तो आपने इसके अंदर ऐसे थोड़ी स्पेस ज़रूर रखनी है ताकि आपस में जुड़ ना जाएं। और प्रूफ होने के बाद आपने इसको 12 मिनट स्टीम देनी है, दैट्स इट। ये देखें, ऐसे आपने रख दिया और इसमें एट अ टाइम 12 आप स्टीम कर सकते हैं। ये बड़ा वाला है 30 सेंटीमीटर का, अगर आपको लेना है तो आप 30 सेंटीमीटर का डबल टियर बैम्बू स्टीमर ले लें। 12 आपके बाव बन्स एक टाइम में आराम से बन जाएंगे। जी अच्छा, अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। ये जो फिलिंग तैयार, ये जो तैयार हो रही है, जी, ये भी आप बाव बन में डाल सकते हैं फिलिंग के तौर पे। यस, बड़े आराम से। बहुत मज़े की बाव बन का ये मज़ा है, इसमें आप बहुत सारी फीलिंग्स डाल सकते हैं बिल्कुल। अपनी मतलब पसंद के मुताबिक। अब कल ही मुझे एक आइडिया आया बाव बन्स का। मैंने रात को भी बनाए हुए थे और मैंने साथ साथ जो घर पे सालन पका हुआ था, मैंने कल बनाया था वाइट हांडी। हाँ। अब ऐसे वो खाना खा रहे थे और मैं बाव बन की तैयारी कर रही थी। मैंने सोचा क्यों ना वो जो वाइट हांडी है उसका चिकन लेके बाव बन में ट्राई करूँ। कुछ फ्यूजन ही हो जाएगा ना, चाइनीज़ पाकिस्तानी मिक्सचर। तो मज़े का तो था, बट मुझे आइडिया आया कि अगर मैं बटर चिकन बनाऊँ और उसको बाव बन में डालूँ तो बटर बाव, इट वुड बी समथिंग वेरी न्यू। तो आप बाव बन में कोई भी फिलिंग कर सकते हैं। आज जो हम फिलिंग कर रहे हैं उसकी भी मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। उसके लिए आपको बोनलेस चिकन चाहिए, क्यूब्स में कटा हुआ। आपने ये क्यूब्स लेनी है बोनलेस चिकन की, ऑलमोस्ट 1 किलो। उसके साथ तैयार तो नहीं हो गया? जी ऑलमोस्ट ये पास्ता भी बिल्कुल रेडी है, क्योंकि इसमें भी जाके थोड़ा कुक होगा। निकाल लूँ? जी
हाँ जी बिल्कुल रेडी है। और फिर इसमें इसमें ही डाल दूँ ना? हाँ जी डायरेक्ट इसी में डाल दूँ, पानी निकाल बिल्कुल। दूँ? ये मैंने इधर रखा हुआ है स्पून भी इसके लिए। बिल्कुल ठीक है, मैं कर इसके लिए लेती आपको चिकन चाहिए क्यूब्स में 1 किलो, साथ में आपने नमक ले लेना है 1 चाय का चम्मच, यहाँ पे जायका, सुरख मिर्च पाउडर आपको चाहिए 1.5 चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर 2 चाय के चम्मच, लहसुन पाउडर 2 चाय के चम्मच, हॉट सॉस 2 खाने के चम्मच, सराचा सॉस 1 खाने का चम्मच और बिल्कुल एंड पे तेल आपको चाहिए 1 खाने का चम्मच। इसके लिए सिंपली ये है कि आपने सारे इंग्रेडिएंट्स लिए, जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपने चिकन में शामिल कर दिए। जैसे ये पेपरिका पाउडर है ये आपने शामिल किया, फिर आपने चिली गार्लिक सॉस लिया वो शामिल किया, साथ में ही आपने हॉट सॉस और सराचा सॉस इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया। और बिल्कुल एंड पे तेल हम इसमें डालेंगे। ऑयल हम क्यों डाल रहे हैं इसमें, बिल्कुल 1 टेबलस्पून, क्योंकि वो चिकन को एज अ टेंडराइज़र काम करता है, मीट टेंडराइज़र, उससे आपका चिकन बहुत ही टेंडर हो जाएगा। तो आपने वो ऐड कर दिया। अगर तो आपके पास ज़्यादा टाइम है, अगर रात के लिए आप रखते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से उसमें फ्लेवर आ जाएगा चिकन में। उसके साथ साथ आपने इसकी कोटिंग के लिए मैदा ले लेना है 1 कप, उसके साथ भी आपको वही इंग्रेडिएंट्स मैंने बाय द वे मैकरोनी भी डाल दिया। यस, इट लुक्स वेरी गुड। उसमें और थोड़ा सा पानी मैंने इसलिए इसको छानने के बाद ना उसको ओवरली नहीं छाना कि थोड़ा सा वो लिक्विड ही रह जाए, वरना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। यस बिल्कुल। इस स्टेज पे नमक ज़रूर चखना है, क्योंकि आपने देखना है कि कहीं ऊंच नीच तो नहीं हो गया नमक का। दैट्स इट, दिस इज डन, दिस इज डन, क्विक एंड ईजी। अच्छा, आप अपना बता जी, मैं इसकी कोटिंग का बता देती हूँ। ये मिक्स करके आपने जो कोटिंग इसकी यूज़ करनी है उसमें आपको चाहिए मैदा 1 कप, उसके साथ आपने नमक ले लेना है 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच और गार्लिक पाउडर, लहसुन पाउडर आधा चाय का चम्मच। वो आपने मिक्स कर लेना है मैदे में। मैदे को अच्छे से, चिकन को आपने जब मैरिनेट कर लिया उसको अच्छे से फिर आपने इस मैदे में कोट करके ऑयल में सिंपली डीप फ्राई कर लेना है। दैट्स इट, ये एक स्टेप हो गया। उसके बाद जो हमने सॉस बनानी है अपने बाव बंस के साथ, हम बना रहे हैं इसके साथ सराचा मेयो। उसके लिए आपको चाहिए मेयोनीज़ का 1 कप, सराचा सॉस आपने ले लेनी है 2 खाने के चम्मच, हॉट सॉस आपने ले लेना है 2 खाने का चम्मच और थोड़ा सा दूध उसको लिक्विडी करने के लिए। दैट्स इट। अच्छा, अब इसको मैं बंद कर दूँ? जी, ये बिल्कुल हमारा रेडी हो गया है। ठीक है, तो आपको जो दूसरा पैन चाहिए ना? जी, ये मैं साइड पे कर देती हूँ। और दूसरा पैन ये किसी में निकालना है कि नहीं? नहीं, इसको हम एंड पे सर्व करेंगे। एंड में यस, एंड पे करेंगे। अच्छा, इसके साथ आपको ये मैं दिखाती हूँ, ये बहुत मज़े का है, ये आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। पिकल्ड अनियन, इसके लिए सिंपली आपने प्याज लिया, उसको थिनली काट लिया गोल गोल राउंड्स प्याज के, और आपने इसको सिरके में डिप करके रख दिया ओवरनाइट। फ्रिज में रख दें आप बस प्याज को डिप करके सिरके में। साथ हमें चाहिए इसके बाव बंस के लिए बर्गर चीज़ स्लाइसेस, कोई भी आप ले लें, और इसको आपने हाफ कट कर लेना है, मतलब आपको ये ट्रायंगल्स चाहिए। अब ये हम जो बनाने लगे हैं उसके लिए, राइट? ठीक है, हाँ। इसके लिए यूज़ करेंगे इसको थोड़ा, अभी हम ऐसा कर देंगे। ठीक है, चीज़ स्लाइसेस ले लिए और स्प्रिंग अनियन, ये आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए बाव बंस के लिए। ठीक है, तो इसकी फिलिंग मैं फिर से बता देती हूँ। फ्राइड चिकन होगी, सराचा मेयो होगी, ये पिकल्ड अनियन और ग्रीन अनियन। अच्छा, अब एंड में हम आपको बाकी सारी चीज़ें दिखा देंगे कि एज यू कैन सी, आपसे बातें करते करते ही टोटल 10 से 12 मिनट में ये हमारा देसी मैकरोनी तैयार हो गया। मतलब देसी फ्यूजन मैकरोनी, ठीक है ना, जो बहुत से लोग शौक से खाते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इट्स एक्चुअली वेरी गुड। एंड ट्राई कर लेना कि नमक ठीक है, बट आई थिंक इट इज़ फाइन। यस, वो हो गया। उसके बाद अब हम बाव बंस तैयार करेंगे, और शो खत्म होने से बहुत पहले हमारा काम खत्म हो चुका होगा। हो चुके होंगे, बिल्कुल। सो टाइम मैनेजमेंट, आपने पहले बाव बंस इस तरह बना के रख दिए, वो आधा घंटा प्रूफ हो रहे हैं, आप तब तक अपनी बाकी चीजें बना रेडी लें, कर लें। बिल्कुल। You're good. Anyway, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जो हम सबके दिल के करीब है, व्हिच इज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही एक ब्रिलियंट पर्सनैलिटी एंड अ जायंट एडवोकेट फॉर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस हमारे साथ है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ब्रेस्ट सर्जरी हैं आप, डॉक्टर सदफ इसहाक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप ब्रेक में बात करके तो ठंड पै गई आपसे। आज मैं चाहूँगी कि अभी हम ऑन एयर भी ज़रा सी डिस्कशन करें। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ
थीम है नो वन शुड फेस ब्रेस्ट कैंसर अलोन। थीम की मैं बाद में बात करूँगी क्योंकि थोड़ी सी ऑड लगती है थीम। बंदा कहता है नो वन शुड फेस ब्रेस्ट कैंसर अलोन, तो पाकिस्तान में तो हर कोई अकेले ही फेस करता है, लेकिन इस पे हम आगे जाएंगे। अभी लेट्स टॉक अबाउट द इशू। डॉक्टर साहिबा, अक्टूबर पूरा महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मनाया जाता है, अवेयरनेस दी जाती है। आप लोग इतने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाते भी हैं, बात भी करते हैं, आप लोग कैंप्स लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो पूरा महीना एक बीमारी के लिए, वाई? क्योंकि अगर आप किसी भी पाकिस्तान में किसी भी कैंसर हॉस्पिटल या कीमोथेरेपी प्लेसेस में जाएं तो आप देखेंगे कि आधे यानी तकरीबन 40 to 50% पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर के होंगे। तो ब्रेस्ट कैंसर WHO के मुताबिक सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है और इससे रिलेटेड मोर्टेलिटी डेथ्स कैंसर रिलेटेड भी सबसे ज़्यादा कॉमन है। और हर साल पाकिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स डायग्नोज होती हैं ब्रेस्ट कैंसर से और लेट डिटेक्ट होती हैं। इसलिए पूरी दुनिया में एक ट्रेंड है कि हम इतना कॉमन है उतना ही क्योरेबल है अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए। तो दैट्स वाई हम अक्टूबर के मंथ में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे बात करते हैं, कैंसर सर्वाइवर्स के सपोर्ट के बारे में बात करते हैं, अर्ली डिटेक्शन पे बात करते हैं, ताकि जितना ही इसको हम फैलाएं उतना ही पेशेंट्स जल्दी आएँ। क्योंकि पाकिस्तान में हर 9 में से 1 औरत ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो सकती है। मेन रीजंस व्हाई, आई वांट टू अंडरस्टैंड द व्हाई। और इसके साथ एक और सवाल जोड़ूंगी मैम, होता क्यों है और इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, या फिर पहले होता था और हमें पता नहीं होता था? मुझे समझ नहीं आ रही, आप समझ रही हैं? घोड़ा अब मुर्गी आई थी कि अंडा आया था, मुझे समझ नहीं आ रही जी। पाकिस्तान कैंसर एक्चुअल जो कैंसर की वजह होती है वो यही होती है कि आपके नॉर्मल सेल्स का कहीं भी साइकिल कुछ इरेगुलेट हो जाता है और बॉडी में जेनेटिक मेकअप डिस्टर्ब होता है, तो वो एबनॉर्मल ग्रोथ को ग्रो होने देता है। तो दैट्स द रीज़न फॉर द कैंसर। हमारे बहुत से फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइफस्टाइल, हार्मोनल, जेनेटिक फैक्टर्स इस तरह के होते हैं जिनकी वजह से कैंसर ज़्यादा अब ग्रोथ हो रही है। अगर आप देखें तो 2050 तक एवरी 3rd पर्सन अगर हम अपने चेंजेस नहीं लेके तो विल बी डेफिनेटली सफरिंग फ्रॉम द कैंसर। तो विद द लाइफ चेंजिंग, द पोल्यूटेंट्स एंड द हार्मोनल एंड द जेनेटिक थिंग्स हैपनिंग, कैंसर का वैसे ही रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, शरह होती जा रही है। और इसकी कैंसर की ब्रेस्ट कैंसर में की बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें हार्मोनल फैक्टर्स हैं। औरतें उम्र के साथ साथ उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का ट्रेंड ज़्यादा हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान में अगर वेस्ट में 50 इयर्स में पीक है तो पाकिस्तान में 40 इयर्स में है, और एशिया में सबसे ज़्यादा कॉमन देखने में आ रहा है। हमारे बहुत से एक तो जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिन्हें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा ख़वातीन में मोटापा, हार्मोनल इंटेक बहुत ज़्यादा, लैक ऑफ एक्सरसाइज, बैड लाइफस्टाइल, डाइट अच्छी ना लेना, ये भी कैंसर होने की वजह होती है। और इसके साथ जब कोई चीज़ आती है, जब कोई सिम्टम आता है तो वो लेट आती हैं, तो वो क्योरेबल स्टेज से, अगर ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है तो उतना ही ज़्यादा ये क्योरेबल है। लाइक अगर अर्ली डिटेक्ट है तो वी कैन क्योर इट। लेकिन मैम अर्ली डिटेक्शन से मुराद क्या है, थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करें। मैं इसलिए ये बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैम आपको पता है कि मार इसी पॉइंट पे होती है कि जब कुछ महसूस होता है और बंदा नहीं बॉदर करता जी, या डिले कर देता है। और मैंने आपसे ये गिला भी किया ब्रेक में कि डॉक्टर्स सबसे एंड में जाके अपनी तशखीस कराते हैं क्योंकि उनको पेशेंट्स की पड़ी हुई होती है ऑल द टाइम, और क्योंकि आप लोगों का फोकस ही पेशेंट्स होते हैं तो डॉक्टर्स में भी अक्सर देखिए डॉक्टर, जैसे कि ब्रेक में आपसे बात करी थी, अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे हैं इस दुनिया में, और हमेशा व्यूअर्स मैं यही बात आपको कहती हूँ कि मेरे लिए ये मेरी एक परसेप्शन है। छोटी भी होती थी तो हमेशा देखती थी कि यार ये ठीक कर देते हैं लोगों को। लाइक मुझे खांसी है और मैं डॉक्टर पे गई और उन्होंने मुझे चीज़ें बताई और प्यार किया और मैं ठीक हो गई कुछ दिनों में, और इतने दिन मैं बीमार थी। तो यू नो ये तो फरिश्ता है इस दुनिया में, लेकिन वो भी इंसान है। मैम आपको, मुझे, हिबा, अल्लाह ना करे तौबा इस्तग़फ़ार, मेरे मुंह में खाक, नाउज़ुबिल्लाह, हम में से किसी को भी हो सकता है। तो ये नहीं है कि ये सिर्फ किसी स्पेसिफिक लोगों को होता है, और बाय द वे मर्दों को भी हो सकता है। या हर 100 अगर ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं तो एक मर्द होंगे। और वो कब तशखीस के लिए आते हैं? वो लेट, वो भी इसी तरह मर्दों में वुमेन जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होती है। अगर उनकी फैमिली में जेनेटिक्स में उनकी अम्मी, दादी, फुप्पो, खाला या मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो ऐसे मर्दों में कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है। और अगर उनमें कोई किसी भी इंसान को कोई भी लंप, कोई भी ब्रेस्ट में कोई पेन, ख़वातीन में, जिस तरह अर्ली डिटेक्शन की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे मुल्क में स्क्रीनिंग नहीं है, हमें स्क्रीनिंग पे बात करनी चाहिए। ख़वातीन को अगर आप मेरे क्लिनिक में जिस तरह आप बात कर रही हैं 32 ईयर्स
year female, 8 month pregnant with a breast cancer and 4 centimeter lump, and I asked her कि तुम्हें 4 माह से कैंसर है और मतलब गिल्टी है तो तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई? तो उसके बाद वो गई भी, उन्होंने कहा हम गए भी हैं। बाज़ औक़ात मिस डायरेक्ट होते हैं पेशेंट्स। मैम वैसे एक बात बताऊँ, ये मैंने बात की नहीं है ऑनर, मैं सिर्फ इतनी ही करूँगी जितनी मैं करने लगी हूँ। रिसेंटली आई ऑल्सो हैड टू गो थ्रू अ सर्जरी बिकॉज फाइब्रोएडेनिमास दोनों साइड पे डिस्कवर हुए, दोनों साइड ऑफ द ब्रेस्ट पे सर्जरी हुई, सारा कुछ हुआ, अल्लाह का शुक्र है ठीक हुआ, और उसकी बायोप्सी भी बिल्कुल क्लियर निकली। बिकॉज फाइब्रोएडेनिमा आपको पता है बहुत आगे जाके कैंसरस बन सकता है, इतना सा चांस होता है, राइट मैम? फाइब्रोएडेनोमास कभी कैंसर में कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन अगर पैल्पेबल लम्प्स हैं तो उन्हें रिमूव करना होता है कि उसके साथ इंक्रीजिंग एज के साथ अगर कोई कैंसर की लंप है तो पेशेंट लेट आएगा। तो ये दो थे, और साथ में दो मैंने आपको बताया था, वो मैंने आपसे ब्रेक में बात की। व्यूअर्स, व्हेन मैं अपनी बेटी नूर को फीड कर रही थी, मैं तब से कह रही हूँ डॉक्टर साहिबा कि मुझे तकलीफ है, लेकिन मुझे ये कहा जाता था कि अभी अभी तुम प्रेगनेंसी से गुजरी हो, अभी तुम बच्चे को फीड कर रही हो, इस वजह से ये वो है। और मैंने कहा मैंने 2 और बच्चों को फीड कराया है, ऐसा नहीं हुआ था। वो लड़के लड़की में फ़र्क होता है, क्योंकि ये बेटी थी और पहले 2 बेटे थे, कैसे फ़र्क हो सकता है? आई थिंक गायनाकोलॉजिस्ट आर नॉट द गुड पर्सन्स टू गो फॉर योर ब्रेस्ट थिंग्स, या उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ऑब्वियसली क्योंकि मैं बच्चे को फीड करा रही हूँ तो मैं गायनी के डॉक्टर से ही बात करूंगी, बट आई एम ग्लैड ये भी बात प्लीज क्लियर करें मैम। तो वो अगर आपके गायनी, आपको ब्रेस्ट में कोई इशू है और आपकी गायनी कहती हैं कि ये कोई फैट की गिल्टी है या कोई नहीं, ये तो हार्मोनल चेंजेस के साथ है या ये कोई खतरे की नहीं है, तो आपने बिल्कुल उस चीज़ को नहीं देखना और ज़रूर जाएँ अल्ट्रासाउंड मेमो सर्जन के पास जाएँ, ब्रेस्ट सर्जन के पास जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ही बहुत प्रेवलेंट है, हाई प्रेवलेंट एरिया है, यंगर फीमेल 30s में 40s में कैंसर देखने को आ रहा है। तो ये अवेयरनेस हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोई भी लंप है, कोई पेन परसिस्टेंट रहता है, आप इवन प्रेगनेंसी में कोई लंप है और कोई लैक्टेशन के दौरान कोई आपको लंप फील हो, ज़रूरी नहीं है कि हर गिल्टी असल में कैंसर हो। लैक्टेशन के दौरान तो सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, बिकॉज कहा जाता है ये तो होता ही है, पेन तो होती ही है, दर्दें तो होती हैं, लेकिन देखिए एक नॉर्मल दर्द होती है और एक अजीब सी दर्द होती है सुइयों की तरह की, वो आपको कंफ्यूज कर देती है। फिर आप पूछो भी तो आगे से, क्योंकि आपको पता है घर के बड़े भी आपको शट अप कॉल दे देते हैं कभी कभी। तो वुमेन एम्पावरमेंट, द पीपल शुड, द एजुकेशन, द लिटरेसी, द हेल्थ फैसिलिटीज़, और इसी तरह अगर आपको लग रहा है कि समथिंग इज़ नॉट राइट तो डोंट लिसन। जस्ट एक अल्ट्रासाउंड कराने में कितनी देर लगती है? गेट द अल्ट्रासाउंड। समटाइम हार्मोनल चेंजेस, विटामिन डी, कैल्शियम की कमी के साथ आपको ब्रेस्ट पेन हो सकती है। पीसीओएस बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, उसमें भी ब्रेस्ट पेन हो सकती है। स्ट्रेस रिलेटेड, डाइट, लाइफस्टाइल, मोटापे में भी हो सकती है। लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड क्लियर आ जाता है और अगर आप 40 ईयर्स के बाद हैं, कोई मेमोग्राफी क्लियर आ जाती है, तो यू कैन स्लीप ऑन, देन यू कैन रिलैक्स कि मैंने डॉक्टर को भी दिखा दिया, मैंने इन्वेस्टिगेशन भी कर दी और कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। तो देन इन्वेस्टिगेशन कितनी तकलीफ होती है? आई हैव बीन थ्रू द होल थिंग व्यूअर्स, आपके सामने बैठी हूँ और हंस रही हूँ और मजाक कर रही हूँ। आप लोगों को तो ये भी नहीं पता कि सर्जरी एक दिन हुई और 5 दिन बाद मैं आपके पास वापस ऑन एयर थी। लिटरली द पॉइंट इज डॉक्टर साहबा, राइट टाइम पे राइट चीज, और जैसे ही बायोप्सीज क्लियर आ गई मैं इजी हो गई। सो द फैक्ट इज उन 2 की हुई थी जो 2 स्मॉलर लम्प से, बट द पॉइंट इज क्लियर निकले, अल्लाह का शुक्र है, दिमाग इजी हो गया, नाउ वन कैन सिट एंड डू व्हाटएवर। अब वही चीज़ अगर खुदा ना खास्ता, मैम डॉक्टर साहबा कैंसर में यही सोचती हूँ, मेरे बच्चों का क्या होता, मेरी फैमिली का क्या होता, 1000 चीज़ें। मैं तो ये हिसाब किताब लगाना शुरू हो गई थी कि कौन सी चीज़ किसके नाम क्या, मैं तो इस पॉइंट पे आ गई थी। सही, क्योंकि अगर चांस भी हो कैंसर का तो बंदा अपने आखिरी वक्त गिनना शुरू कर देता है, जबकि ये गलत सोच है। बिल्कुल। और आप देखें कि ये बहुत से मिथ्स हैं जो अगर हम देखें तो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट मिथ्स बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जिनके मतलब हमें बात करनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड करवाने से कोई इशू नहीं होता, मेमोग्राफी इतनी पेनफुल नहीं होती, लोग बायोप्सी से बहुत डरते हैं कि सुई नहीं लगवानी, लोहा नहीं लगवाना, बायोप्सी करवाएंगे तो वो कैंसर में बदल जाएंगे। आई डोंट नो ये कहाँ से इस माशरे में ये गलत इन्फॉर्मेशन है। अल्ट्रासाउंड बिल्कुल एक अल्ट्रासोनिक वेव से हम डिटेक्ट कर लेते हैं कोई भी सिस्ट, फाइब्रोएडेनोमास, यंगर ब्रेस्ट, जो जिस तरह लैक्टेशन होती है उसमें मेमो इतनी सेंसिटिव नहीं होती, तो अल्ट्रासाउंड में बता देती है कि ये सॉलिड गिल्टी है, कि ये वाटरी गिल्टी है, ये इन्फेक्शन है। क्योंकि आपने जिस तरह का प्रेगनेंसी में समटाइम्स कैंसर इस तरह आता है कि वो लगता है जैसे एब्सेस है, लेकिन इवेंचुअली वो कैंसर होता है। तो हमें बहुत से इन्वेस्टिगेशंस करवाने से डरना नहीं चाहिए, और आजकल हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में दीज थिंग्स आर वेरी एसेसिबल एंड इन्वेस्टिगेशंस बहुत आसान हैं। मेमोग्राफी का भी ये फ़ायदा होता है, स्क्रीनिंग का मैं बात करना चाहेंगे कि समटाइम्स लंप
पल्पेबल होने से 1-2 साल पहले ही कुछ इस तरह की माइक्रो कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम के ज़रात नज़र आने लग जाते हैं जो कैंसर की लंप बनने से पहले ही वो कैंसर की डक्टल कार्सिनोमा यानी कैंसर बनने से पहले का मराहिल होते हैं। तो वो बेस्ट टाइम होता है कैंसर को पिक करने का। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द डॉक्टर सेड टू मी कि लुक, बेटर सेफ देन सॉरी। या योर चॉइस, पढ़ी लिखी हो, क्या करना है, वी कैन लीव इट ऑल्सो। मैंने दिल में सोचा कि यार मैंने कौन सा कोई मतलब आई एम नॉट अ स्प्रिंग चिकन एंड इवन इफ आई वाज अ स्प्रिंग चिकन, मैं क्यों रिस्क में रहूं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे हैं, उनके सर पे माँ सलामत रहे तो बेहतर है। बट मैम वही तो बात है ना डॉक्टर साहब, हम बात भी नहीं करते। सबसे बड़ा इशू है कि वी डोंट टॉक अबाउट इट। मैं अपने हॉस्पिटल में आई वाज स्टार्टिंग द जो हम ट्रीट करते हैं हमने कभी 400-500 ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स ट्रीट किए। मैम सर्वाइवर से पहले मुझे वो 8 माँ की प्रेग्नेंट खातून का बताएं फिर क्या बना। हाँ जी, क्योंकि मेरे दिमाग में वही घूम रहा है कि उस बच्ची का क्या हुआ होगा। हाँ, उनकी हिस्ट्री थी, उनकी अम्मी को और उनकी फुप्पो जो आपस में कजन्स थी तो उनको भी ब्रेस्ट कैंसर था। और मैंने उनसे कहा कि जब आपको ये हुआ तो वाई डिडंट यू, तो उनकी गायनी ने कहा कुछ नहीं, उन्हें ट्रीटमेंट, और उसके बाद वो उसी में डिले होती रही। फ्रेंचली दे गो फॉर द अल्ट्रासाउंड एंड द बायोप्सी एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ कैंसर। एंड किसी ने उन्हें कभी जेनेटिक टेस्ट एंड दे आर ऑल्सो 5 सिस्टर्स। तो देन आई सेड कि आपकी जेनेटिक टेस्टिंग भी होगी और ट्रीटमेंट जो होता है कैंसर का, इवन अगर आप आखिरी ट्राइमेस्टर में हैं तो हम कीमो शुरू कर देते हैं, बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा, कीमो से बच्चे को कोई नुकसान नहीं है आखिरी ट्राइमेस्टर में? यस, क्योंकि बच्चा हाँ, तो दैट्स वाई तो ट्रीटमेंट इतना बहुत सी खवातीन पेनलेस लंप होता है कैंसर की गिल्टी में, आपको दर्द नहीं होती, तो इस वजह से भी वो डॉक्टर के पास डिले आती है। और दूसरे के मिथ्स हैं, मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं। तो प्रेगनेंसी में यंगर खवातीन में जो गिल्टियाँ होती हैं वो ज़्यादा मिसडाइग्नोज होती हैं, वो ज़्यादा हमें अर्ली डिटेक्शन के बजाय हम लेट जाते हैं बिकॉज नोबडी सस्पेक्टेड कि इस एज में कैंसर होगा। तो अब तो टाइमलाइन भी आप कह रही हैं कि मैं कहीं पढ़ रही थी कि अब टाइमलाइन भी 30 के 35 साल हो गया, पहले तो 40 पे कहते थे। इसमें ये होता है कि यू नीड टू गो टू योर डॉक्टर एट द एज ऑफ 25 जैसे आपकी हो, कि मेरी कौन सी क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर आपकी फैमिली में कैंसर है, जिस टाइम प्रेग्नेंट खातून को कैंसर था, तो इनकी फैमिली में इनकी मदर को 40 इयर्स में और इनकी पुप्पो को 51 इयर्स में, तो ये अव्वल तो जेनेटिक टेस्टिंग की कैंडिडेट है, वो बहुत महंगा टेस्ट है। अगर वो नहीं करा सकते तो उससे 5 से 10 साल पहले ही स्क्रीनिंग में अल्ट्रासाउंड की तरफ आ जाएं, ताकि अगर कोई चेंजेस आते हैं तो हम जल्दी पिक कर सकें, मॉनिटर कर सकें ना। और अगर किसी के में कोई रिस्क फैक्टर नहीं है और फैमिली में कोई कैंसर्स नहीं है तो उनमें कोशिश उसमें 40 इयर्स पे, लेकिन सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हमें सिखाना चाहिए कि आप अपना मायना करें और आपको इवन डॉक्टर के पास जाके अपना मायना कराएं। और जितना अगर बहुत ही अफोर्डेबिलिटी है तो मेरा ख्याल से 30 साल के बाद स्टार्ट गेटिंग द अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट एंड रिलैक्स। भाई गायनेकोलॉजिस्ट के पास 1000 दफ़ा आप लोग कहा है कि पैप स्मेयर आपने रेगुलरली कराना है, तो पैप स्मेयर के लिए जाना है तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो चले अपनी डॉक्टर को ही कहते कि डॉक्टर साहब मुझे एक दफ़ा मुआयना करना सिखा दें। जी, रॉकेट साइंस तो नहीं है व्यूअर्स, ऑनलाइन यूट्यूब पे बता देते हैं आप। तो बिल्कुल। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मैम आप क्या कर रही हैं, व्हाट आर यू डूइंग टू क्रिएट अवेयरनेस, और आपके क्लिनिक में क्या क्या होता है। और मैम कैंसर को अकेले नहीं फेस करना, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि फेस तो बंदा अकेले ही करता है, तो वो क्या कहानी है ये हम सब डिस्कस करेंगे विद ब्रिलियंट डॉक्टर साहिबा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। थीम है नो वन शुड फेस ब्रेस्ट कैंसर अलोन। डॉक्टर सदफ इसाक हमारे साथ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ब्रेस्ट सर्जरी। लेकिन आज स्पेसिफिकली इसलिए उनको बुलाया बिकॉज शी इज़ अ बिग जायंट एडवोकेट एंड वन ऑफ द फोर रनर्स इन एटलीस्ट, मैं अगर कहूँ पंजाब साइड पे तो ये बात गलत नहीं होगी, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन देयर आर डॉक्टर्स जो काम के साथ साथ अवेयरनेस भी स्प्रेड करना उतना ही इम्पोर्टेंट समझते हैं। क्योंकि देखें, अगर डॉक्टर के पास ना पड़े तो क्या ये बेहतर अमल नहीं है, ना कि किसी शदीद तकलीफ़ में डॉक्टर के पास पहुँचें और उसको फिर आपकी सर्जरीज और दूसरी चीज़ें करनी पड़े। जल्दी जाएं, सेफ रहें, स्क्रीनिंग की, थोड़ा सा मसला हुआ फ़ौरन हल किया। और बाय द वे व्यूअर्स, अनमैरिड लड़कियों को भी खुदा नखास्ता अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, उसके भी बहुत ज़्यादा सलूशंस हैं। मैं एक ऐसी फैमिली को जानती हूँ जिनको पता चला कि बच्ची को कैंसर है, उसकी मंगनी हुई थी, उन्होंने नहीं बताया लड़के के फैमिली को, और शादी के बाद ड्रामा डाला वटेवर, तो जब उनके टेस्ट वगैरह किए तो पता चल गया कि जी 1 साल पहले तो तशखीस हो चुकी थी। आपको पता है मैम, अब सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक है, हर चीज़ आपको पता चल जाती है। उन्होंने शायद उसी जो एक यहाँ पे है पंजाब साइड पे, उसी जगह से चेक करवाया,
तो उन्होंने कहा जी उनकी पुरानी रिपोर्टें भी, उन्होंने कही कि जी पुरानी रिपोर्ट्स भी चाहिए। मियाँ ने कहा कौन सी, उसने निकाल दी, वो पुरानी रिपोर्टों में वही सारी चीज़ें निकली। तो फिर आपने बच्ची का घर भी ख़राब किया। और मियाँ का एक ही स्टेटमेंट थी बार बार कि मैंने तो कभी भी नहीं छोड़ना था, मौका तो देते, बात तो करते। अब उसको जो 1 साल मजीद ड्रैग कर दिया मसले को और उसकी ज़िंदगी को बिल्कुल ही तीसरे स्टेज ऑफ कैंसर पे पहुंचा दिया, क्या फ़ायदा। तो ये एक क्रिमिनलिटी है, क्योंकि हम समझते हैं कि ख़वातीन शायद सिर्फ वो इंसान भी हैं, वो शादी के लिए पैदा नहीं। इवन आप कैंसर की बात कर रहे हैं, फाइब्रोएडेनोमास होते हैं यंग बच्चियों को, लोग नहीं निकलवाती, माएँ कहती हैं शादी करेंगे, लेकिन उसका शादी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक इंसान का सेल्फ इमेज, पर्सनालिटी, उसकी सेहत, वो सब मैटर करता है। आई रन अ ब्रेस्ट सेंटर, हम लोगों ने स्टार्ट किया था 3 years बैक, वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक विच इज़ ऑल फीमेल रन टीम, अ रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, क्योंकि ब्रेस्ट में ट्रिपल असेसमेंट बहुत कॉमन है, सारी औरतें हैं, सब खवातीन हैं, सब कंसल्टेंट्स फीमेल्स हैं, और ट्रिपल असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको सिम्टम होता है, चाहे आपको निपल से ब्लड आ रहा है, कोई पेन है, कोई गिल्टी है, कोई परसिस्टेंट, कोई बगल में गदूद है, या एनीथिंग, कुछ भी जो सिम्टम हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर। बाय द वे व्यूअर्स, सब ब्रेस्ट की बात करते हैं, ये आर्मपिट वाला एरिया भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम्स लंप ब्रेस्ट में कुछ भी नहीं होता और बगल में गिल्टी होती है, जिसको हम कहते हैं हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, समटाइम्स लिम्फ नोड्स होते हैं, समटाइम्स लंप भी, क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यू एक्सिलरी टेल एक्सिला तक जाता है। ठीक है। तो उसमें आपकी ट्रिपल असेसमेंट आपको 99% बता देती है कि आप किस बीमारी का शिकार हैं। आपको कोई हार्मोनल सिस्ट है, कोई फाइब्रोएडेनोमा है, कोई इन्फेक्शन है, कोई कैंसर है, कोई भी चीज़ है, उसे डिटेक्ट करते हैं। साथ आप इसमें ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं, सभी जो मुझे प्रॉब्लम जिस तरह आप कह रही हैं कि फ़ीमेल्स जो होती हैं नहीं बताते, शादी हो जाएगी, आगे कोई ब्रेस्ट भी, अब सर्जरीज इस तरह की हो गई हैं कि अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई सर्जरी आपकी ब्रेस्ट में हुई है। अर्ली डिटेक्शन की हम बात कर रहे हैं, मैंने अभी स्टार्ट किया हम लोगों ने कि हम ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवरशिप प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिसमें एक तो हम अर्ली डिटेक्शन की बात करते हैं, लेकिन बहुत से मरीज़ जो कैंसर ट्रीटमेंट हो जाते हैं, दे आर फेसिंग थ्रू द हार्मोनल साइड इफ़ेक्ट्स, द कीमोथेरेपी साइड इफ़ेक्ट्स, द काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ, द क्राइसिस दे गो थ्रू, द इमोशनल वेलबींग, तो और सर्विलेंस, कैंसर कैन कम बैक, इस चीज़ का उनको बहुत खौफ होता है कि कैंसर वापस भी आ सकता है, या किसी भी वजह से बहुत सारी चीज़ें, उनकी इमोशनल फैक्टर, केयर टेकर की भी बहुत सारे, बच्चों का क्या होता है, मतलब इस तरह के फियर ऑफ डेथ उनको होता है, तो हम उस चीज़ पे बात नहीं करते, द सर्विलेंस। तो आई स्टार्ट कॉलिंग दैम द पेशेंट्स एंड आस्किंग दैम कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, एक सपोर्ट ग्रुप है जिसमें हम आपकी फिजियोथेरेपी हर चीज़ पे बात करेंगे, तो आप आएंगे। तो दे सेड, कुछ ने तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया कि येस वी वांट टू मीट अदर पीपल और हम इस पर बात करेंगे, हम चाहेंगे, और कुछ ने कहा नहीं ये ऐसी चीज़ है जिसके मतलब हम नहीं आना चाहते, हम नहीं बताना चाहते, और उन्होंने छुपाया हुआ था। और ये जो छुपाना होता है और इसको ऐसे समझना जैसे आपने कोई गुनाह कर दिया या कोई इस तरह की चीज़ें, ये एक बहुत बुरा माइंडसेट है। या इवन अगर आप देखेंगे तो यहाँ के कैंसर अगर डायग्नोज होता है तो हमारे माशरे में लोग उन लोगों से प्यार करने, इमोशनल उनको सपोर्ट करने की बजाय उनसे उन्हें समझते हैं कि उनसे मिलना जुलना बंद कर देते हैं। अच्छा, मिलना जुलना बंद कर देते हैं, व्यूअर्स गले नहीं लगाते जी। जो इंसान इतनी इमोशनल तकलीफ से, फिजिकल तकलीफ कम होती है ब्रेस्ट कैंसर में, औरत को लगता है कि यार मैं औरत नहीं रही या मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, हज़ार चीज़ें होती हैं। मर्दों को जो प्रोस्टेट कैंसर है वो भी इसी चीज़ से गुजरते हैं, इमोशनली और मेंटली। सो ये एक बहुत जहनी और आपकी रूह को हिला देने वाली चीज़ है। इस वक्त तो आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत, प्यार, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो तशखीस के लेवल पे जब आपको अछूत कंसिडर किया जाता है तो डॉक्टर साहिबा अकेले, मतलब फिर औरत अकेला नहीं महसूस करेगी तो क्या करेगी? और ये इसी और मैम फिर ट्रीटमेंट में अपनी फैमिली छोड़ देती है कि मुश्किल बहुत हो रही है। तो ये आप शायद इस माशरे की क्रूरल्टी और एक ब्रॉटअप है जिसको आपने चेंज करना है। एज अ माशरा एक काइंडनेस और लविंग इन्वायरमेंट भी नहीं है। इसका मतलब कि आपकी सेहत, आपका रिलेशनशिप किसी की सेहत के साथ है। ट्रीटमेंट तो एक 6 months का प्रोसेस है जिसके बाद आपकी सेहत भी वापस आ जाएगी। बाल अगर गए, बाय द वे अब तो मोस्ट केसेस में व्यूअर्स इवन कीमो से बाल नहीं गिरते क्योंकि कीमोथेरेपी इतनी एडवांस हो गई। प्लीज वो पुराने जमाने की चीजें भूल जाए। उल्टियां, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, बाल हाथों में आ रहे हैं। व्यूअर्स ये बहुत पुरानी ट्रीटमेंट्स हैं। बहुत आगे आगे आप तो गोली के थ्रू भी आपको कीमोथेरेपी, राइट मैम? राइट, दे सकते हैं और वो सारी चीज़ें। और आफ्टर 6 months और ऐसे पेशेंट्स देखें, जब आप बहुत सी खवातीन अब मर्दों को बताती हैं कि उन्हें कोई लंप है तो वो डॉक्टर पे जाने के लिए उन पे डिपेंडेंट होती हैं। दे थिंक नो, इसको कुछ नहीं। इवन अगर आप क्लिनिक में आए और तो अगर मेल डॉक्टर मिल जाए तो जाते ही नहीं है। हाँ, जाते ही नहीं है, कहते जी डॉक्टर साहब आप बात कर लें, वो आपने वो नहीं।
तो भाई अगर एक बंदा चेक ही नहीं, इसीलिए तो इतनी ज़्यादा आप जैसी women are coming into this area. यस यस। और इसमें एक ये भी है कि ऐसी ख़वातीन जिनके साथ जब वो बताती हैं, जिस तरह मैंने वो आपको बताया कि मर्द जो होते हैं वो समझें इसको कुछ नहीं, या बहुत मुझे तकलीफ़ होती है कि जब मैं पेशेंट्स को देखती हूँ तो पहले मेल अंदर आएंगे और वो कहेंगे कि ये मेरी बीवी साइकी है, तो अगर ये कुछ कहेगी तो इसको आपने सीरियस नहीं लेना है। मुझे होता है कि मैं डॉक्टर हूँ, वाई यू डोंट उसकी बात में वज़न क्यों नहीं और कुछ नहीं वो करते हो। जब हम कुछ बताते भी हैं कि इनकी अल्ट्रासाउंड करा लें, मेमो करा लें या कुछ करा लें, तो उसको सीरियस नहीं लेते। लेकिन ऐसे मतलब कुछ बहुत सपोर्टिव भी होते हैं, वी शुड टॉक अबाउट ऐसी। और यही बात मैं आज पॉइंट आउट भी डॉक्टर साहबा करना चाह रही हूँ। सोचे कि व्यूअर्स इस बार की पूरी दुनिया की थीम इन्होंने क्या रख दी, ये पूरी दुनिया की थीम है ना मैम जी, पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर अलोन, दे शुड बी द ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स। एक यंगर ग्रुप के एक अपनी होती हैं, उन फर्टिलिटी इश्यूज से भी गुजर रहे होते हैं, ट्रीटमेंट इशू से भी। ओल्डर ग्रुप की एक अपनी होती है। और ऐसे पेशेंट्स मतलब आप हेल्प करें, अगर आपका पेशेंट को कैंसर ट्रीटमेंट से गुजर रहा है तो एज अ फैमिली उनकी जाके उनके घर में जब वो टायर्ड हों उनकी मदद करें, उनको स्केड्यूल्ड अपॉइंटमेंट्स पे लेके जाएं, उनका फॉलोअप पे उनका यार लेके हमसे तो जाएं। बेहतर गोरे हैं जिनके दोस्त रिश्तेदार जानने वाले खाने के बॉक्सेस बना के छोड़ जाते हैं कि जी आप अपने अगले हफ्ते के लिए आपकी खुराक। जी इतने इतने प्यारे, हम हमेशा कहते हैं ना कि गोरे बड़े बेहस होते, बिल्कुल नहीं होते। बिल्कुल। मैंने जितनी काइंडनेस वहाँ पे देखी है, जी। कोविड के दौरान गोरों ने ही शुरू किया था ना कि बाहर खाना रख देते थे या बाहर सौदा रख देते थे कि जो मुश्किल वक्त से गुजर रहा है आके रोड से उठा के ले जाए, ना कोई वीडियो ना कोई कुछ, बस जस्ट एज अ काइंडनेस। सो बात ये कि मैंने वेस्ट में देखा है, आई हैव फ्रेंड्स हु बीन थ्रू कैंसर। यस। नंद आके डब्बे छोड़ के जा रही है, सास आके कह रही है कि भाई तुम्हारी रेडिएशन होनी है 3 दिन के लिए, मैं बच्चे ले जाती हूँ क्योंकि रेडिएशन से बच्चों को एक्सपोज नहीं कर सकते, मतलब सब जरा डिस्टेंस रखना पड़ता है। डॉक्टर साहब हम अभी तक उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं, हम बात ही नहीं करते ब्रेस्ट कैंसर की। तो मैडम इलाज और इलाज में साथ खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है, तो बात करनी चाहिए। और बाय द वे मेल डॉक्टर हो या फीमेल डॉक्टर हो, प्लीज व्यूअर्स, डॉक्टर का काम है, डॉक्टर मुआलिज होता है। पहले वक्तों में मेल ही डॉक्टर होते थे, बादशाहों की बीवियों को भी डॉक्टर ही आके देखता था और मेल डॉक्टर ही देखता था। क्योंकि फीमेल्स यहाँ पे इसलिए कम है कि बहुत सी शादी के बाद छोड़ देती हैं प्रैक्टिस और मेल डॉक्टर्स, लेकिन यू कैन लुक फॉर द फीमेल डॉक्टर्स। अब तो आगे देखें मेडिकल कॉलेजेस में भी फीमेल डॉक्टर्स हैं। इफ समबडी इज़ कंजर्वेटिव यू कैन लुक फॉर द फीमेल, लेकिन डिले तो ना करें ना। एग्जैक्टली डिले तो ना करें। और अगर ट्रीटमेंट बताया, जिस तरह आपने बताया कि वो फीमेल थी, उनके अपने पेरेंट्स ने उनके साथ बुरा किया कि 1 साल उसको शादी के उसमें, और ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है और ये जहालत है। आप इसके अलावा एक और चीज़ पे बात करेंगे कि डॉक्टर्स के बजाय बहुत से दाम दरूद पे चले जाते हैं, बहुत से क्वैक्स पे चले जाते हैं। ऐसी कोई होम्योपैथिक दवाई नहीं है जिससे ब्रेस्ट लंप या ब्रेस्ट कैंसर ट्रीट हो जाए। तो ये इस तरह के मिथ्स, और नोबडी शुड फेस कैंसर। ऐसे पेशेंट्स जिनके साथ उनकी फैमिली सपोर्ट करती है वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स होता है। मेंटली दे आर स्ट्रॉन्ग एंड दे सर्वाइव बेटर। सो व्यूअर्स, डॉक्टर साहिबा जिनका काम है ये, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कमिट कर दी है आप लोगों की स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन, क्योर, सर्जरी पे बात पहुँचे तो उधर भी ना सिर्फ सर्जरी लेकिन साथ में इमोशनल थेरेपी भी। आपको पता है व्यूअर्स, जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं या जो ब्रेस्ट सर्जरी के एरिया में होते हैं वो आधे आपके माहिर नफ्सियात भी बन जाते हैं बेचारे मासूम, क्योंकि और कोई सपोर्ट करता नहीं है तो उनको साथ में ये भी करना पड़ता है। सो प्लीज़ व्यूअर्स, डॉक्टर्स को अपना काम करने दें, आप एज फैमिली मेम्बर्स अपनी जिम्मेदारियां उठाएं। अगर आपके घर में फीमेल्स हैं, 40 से ज़्यादा उम्र की हैं, अम्मी हैं, सास हैं, नंद है, जिठानी है, वॉटएवर, एक मर्द होके भी आप उनको कह सकते हैं कि चले मैं आप सबको लेके जा रहा हूँ, आप सबकी आज स्क्रीनिंग होगी। कितना मुश्किल काम है, सबको गाड़ी में डालें, आउटिंग्स पे भी तो जाते ही है ना, डिनर्स लंचेस का ज़्यादा अहम है ज़िंदगी से। इसी नोट पे आज के इस सेगमेंट को क्लोज करेंगे। डॉक्टर साहिबा, अल्लाह आपको खुश रखे, आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और आप इसी तरह फरिश्तों की तरह लोगों के काम आती रहे। थैंक यू सो मच। ब्लेस यू। यहाँ पे व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद बहुत ही ब्रिलियंट और अकम्पलिश्ड यंग लेडीज आफ्टर ब्रेक।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आज हमारे साथ माउंटेन ट्विन फाइटर्स हैं भाई। हमारे साथ मलिहा अली एंड मनीषा अली हैं। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट यंग लेडीज। इनको देख के मैं यही कह रही थी, आप लोगों को देख के बेटा अपने बच्चों पे गुस्सा आता है कि हमारे बच्चे ऐसे क्यों नहीं निकले, लेकिन हमारे ही निकले क्योंकि हमारे पाकिस्तान की बेटियां हैं ये। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सो ये टाइक्वांडो चैंपियंस हैं। अचीवमेंट्स की बात करें तो माशाल्लाह करोड़ों हज़ारों हैं। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा बता दूं अचीवमेंट्स, थोड़ी सी बताने दो। आई नो बहुत लंबी लिस्ट है बट कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहूँगी। इन्होंने पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में चाइना में। दे कम्पीटेड इन द एशियन ओपन टाइक्वांडो चैम्पियनशिप इन 2022। मलिहा ने सिल्वर मेडल लिया और मनीषा ने भी सिल्वर मेडल लिया। इस बार हम सिंक में थे लेकिन फिर हम आउट ऑफ सिंक हो गए। इसके बाद KASAD कसद एशियन ओपन टाइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 में जो टाइक्वांडो में हुई अभी इंडोनेशिया, हाँ इंडोनेशिया में हुई। तो ये जो चैंपियनशिप हुई ब्रिलियंट, इसमें मनीषा ने गोल्ड मेडल लिया एंड देन मलिहा ने ब्रॉन्ज मेडल लिया। नेशनल अचीवमेंट्स की बात करें तो न्यूमरस गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल्स, कप्स, अवार्ड्स, हजारों चीज़ें। Congratulations, my beautiful, beautiful, brilliant young ladies. Thank you so very much. खुश रहो, आबाद रहो, क्योंकि हम सबका, मुल्क का आपने दिल खुश कर दिया, कौम का। स्पोर्ट्स की तरफ कहानी कैसे शुरू हुई? किधर से कहानी शुरू करोगे और कौन कब पहले गया स्पोर्ट्स में? क्योंकि ट्विन्स हो आप दोनों माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक्स फॉर हैविंग अस। और जो हमारी थ्रू आउट लाइफ जर्नी और स्पोर्ट्स जर्नी की जो बात है, हमने जब हुंजा बेसिकली हम हैं हुंजा से, और हमने अपना स्पोर्ट्स की स्टार्टिंग ही हुंजा से की और थी। पैदा भी वही हुए और बड़े भी हुंजा वहीं में पे ही हुए। बड़े हुए हैं, उधर ही पैदा हुए, और फिर फर्दर अपने स्टडीज़ के लिए हमने लाहौर मूव किया। और पेरेंट्स हमारे हुंजा में ही होते हैं। तो यार ये चीज़ मैं इतनी इम्प्रेस्ड हूँ इन जनरल हुंजा में। मैंने ये देखा है, चाहे बेटी हो बेटा हो, बच्चे जाते हैं जिस तरह लोग अक्सर पाकिस्तान से बाहर के मुल्क भेजते हैं अपने बच्चों को, वो पूरा अपना घर बार उठा के नहीं शिफ्ट होते कि हमारी बच्चियां जा रही। वो कहते हैं बेटा जाओ, पढ़ो लिखो, दुनिया देखो, समझो, पैरों पे खड़े हो, वापस आओ। इंडिपेंडेंट करते हैं। आई लव द मेंटालिटी ऑफ द मेन एंड द विमेन इन हुंजा। ये बहुत एक ब्रिलियंट मेंटालिटी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो शुरू से ही हमें मार्शल आर्ट का शौक़ था। जब बचपन से ही हम थोड़े से हमें डेयरिंग चीज़ें करने का बहुत शौक़ था। भाई बहन कितने? हम दोनों सबसे छोटे, हमारे बड़े भाई हैं, फिर हमारी एक बहन है, फिर हम दोनों सबसे छोटे लास्ट में। तो उसी से ही हमारा जर्नी आगाज़ हुआ था। 2016 में हमने अपना फर्स्ट नेशनल खेला था। उससे पहले हमारी सोसाइटी को एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी हेजिटेशन हुई थी, क्योंकि ये जो मार्शल आर्ट्स है, टाइक्वांडो है, मेल डोमिनेंट स्पोर्ट्स है, और यहाँ पर इंजरीज नॉर्मली हो जाती है। और ऊपर से लड़की, और वो भी खूबसूरत लड़की। बिल्कुल। एक और से आपा के घर वाले का सबसे पहला सवाल आसपास वालों का होगा, शादी कैसे होगी? बिल्कुल। क्योंकि ये एक मेंटालिटी है कि जो लड़कियां स्पोर्ट्स खेलती हैं वो, सॉरी व्यूअर्स ना, टर्म पंजाबी में अक्सर लाहौर में यूज की जाती है, डंगर बन जाती हैं। सॉरी, बिल्कुल ऐसे गलत वर्ड है, नहीं यूज करना चाहिए, बट एक ये सोच होती है कि लड़कियां जो है ना बहुत मर्दाना हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी परसेप्शन को हमने चेंज करना था। मतलब कि हमारे सोसाइटी में जो एक बना हुआ है कि लड़कियां सिन्फ नाजुक है, इन मेल डोमिनेंट स्पोर्ट्स में किस तरह compete करेगी, तो यही सोच हमने बदलनी थी। और सबसे ज़्यादा हमारी इंस्पिरेशन जो है हमारे सबसे बड़े भाई हैं जो कि शहीद हुए हैं, उनका इंटरेस्ट था कि वो इस स्पोर्ट्स में जाएं। तो उनका नाम रोशन करने के लिए, हमारे पेरेंट्स का नाम, हमारे इलाके का नाम और हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए हम इस फील्ड में आए। भाई का नाम लो। शहजाद भाई। जी। पूरा नाम क्या था उनका? शहजाद अली। शहजाद अली शहीद। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन आमीन सुमा आमीन। और बात ये कि व्यूअर्स देखे ना, वो भाई जो इस धरती माँ से बिलोंग करता था, वो तो दुनिया से रुखसत हो गया, और शहीद तो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और उनका नाम मज़ीद ज़िंदा रखने के लिए इन दो बहनों ने ये स्टेप्स उठाए लाइफ में। वरना खेल कूद के मैदान में तो बंदा एंजॉय कर ही लेता है। बिल्कुल ऐसे ही। जो सिंपल बात है, लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। यू कैन प्ले स्पोर्ट्स एंड नॉट रिप्रेजेंट द कंट्री, और अपनी अचीवमेंट्स को आपने एंजॉय किया और बात खत्म हो गई। और एक होता है कि आप नेशनल लेवल पे, क्योंकि जिम्मेदारी भी तो बहुत बड़ी है ना बेटा, आसान तो नहीं है। ऐसे ही है। मतलब सबसे पहले जब हम पाकिस्तान का कोट पहनते हैं तो हमें मतलब हमारे गूज बम्प्स खड़े हो जाते हैं, और हम कहते हैं कि
अभी सिर्फ ना हम सिर्फ अपने घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करें, अब हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की बेटियां हैं। तो इंडोनेशिया में जब मेरी सेमीफाइनल कोरिया के साथ हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आई प्लेड वेल, इंशाल्लाह आई विल बीट हर नेक्स्ट टाइम, बट फॉर दिस अल्हम्दुलिल्लाह फॉर ब्राउन्स मेडल। लेकिन जब मनीषा की फाइनल फाइट इंडोनेशिया के साथ थी और ये झंडा उठा के रिंग में जब सबको दिखा रही थी, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई कैन डू इट, मतलब मेरा कोई मतलब फीलिंग्स ही नहीं थी कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, और मैं भागते हुए रिंग में गई और मैंने मनीषा को गले लगाया और मनीषा ने कहा वी डिड इट फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह। मसला पता है क्या है, हमारे पाकिस्तान को ना लोग बड़े बुरी तरीके से परसीव करते हैं। एग्जैक्टली। और जब तक हमारी पाकिस्तानी बच्चियां और बच्चे हमें नेशनल फोरम, इंटरनेशनल फोरम्स पे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो एक इमेज है ना हमारी, वो चेंज नहीं होगी। पता है मेरा कलेजा फट जाता है जब मैं अभी मैं रिसेंटली गई थी अपने बेटे को यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए कनाडा। मुझे किसी ने पूछा हाउ डू यू लिव देयर, वहाँ पे तो इतने बुरे कंडीशंस हैं। मैंने कहा कभी आए हो, बिल्कुल कभी देखा है? एग्जैक्टली। बस जो सोशल मीडिया पे बकवास देख ली या टीवी पे देख ली वो देख ली, कभी आके देखा है मेरा मुल्क? बिल्कुल ऐसा ही है। अक्रॉस द बॉर्डर की लोग इतनी तारीफें करते हैं, हमारा मुल्क 1000 गुना साफ है, बेशक। 1000 गुना ज्यादा सेफ है। Exactly. और हम जिस तरह पलकों पे बिठाते हैं, चाहे बंदा किसी भी दुनिया के कोने से आए, आपने ऐसी कभी देखी है हॉस्पिटैलिटी? हुंजा में जो हॉस्पिटैलिटी है, एग्जैक्टली दिल खोल के आप लोग वेलकम करते हैं, और इट्स वन ऑफ द ओनली प्लेसेस जहाँ पे टूरिज्म भी प्रॉपर चल रहा है। एग्जैक्टली। सो बट जब शुरू करने लगे थे जी, तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था और इर्द गिर्द वालों का क्या रिस्पॉन्स था? क्योंकि इट्स नॉट लाइक यू सेड हम क्रिकेट खेलेंगे या फुटबॉल खेलेंगे, यू सेड ताइक्वांडो, मुक्के घुसे। तो शुरू में तो फिर अम्मी अब्बू ने तो कहा कि जाओगे इस फील्ड में, लेकिन इंजरीज से खुद को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन इस फील्ड में तो नॉर्मली इंजरीज हो जाती है, लेकिन गिलगित वालों का ये रिस्पांस था कि उनको एक्सेप्ट करने में हेजिटेशन हो रही थी कि लड़की किस तरह मेल डोमिनेंट स्पोर्ट्स में। और हमारे जब हुंजा में जब हमने शुरू किया था तो लड़कियां बिल्कुल थी नहीं इस फील्ड में, बहुत कम ही थी, और हम लड़कों के साथ ट्रेनिंग करते थे, वो भी ग्राउंड में। ये कितनी पुरानी बात है बेटी? 2016 में, क्योंकि वहाँ पर हम एक सो स्कूल इतनी के पुरानी ground में- बात नहीं है, इट्स जी। ओनली अबाउट 8 years ago। यस। लेकिन फैसिलिटीज़ आपको पता है कि एज़ कम्पेयर टू डाउन वहाँ पर बहुत लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हुंजा के लोग हैं सर्वाइव करते हैं, लिमिटेड रिसोर्स में भी बहुत अच्छा वो लोग सर्वाइव करते हैं। खूबसूरत अंदाज में। फिर उसके बाद 2016 में हमने यहाँ पर नेशनल खेला में और मलिहा दोनों फर्स्ट एवर ब्रॉन्ज हुए। फिर हम वापस गए। उस फिर पे घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? उस पे जो लोग हमें सपोर्ट नहीं करते थे वो लोग हमें हमारे लिए आपके साथ तालियां फोटो बजा- खींचना और- चाह रहे थे। और अपने बच्चों को इस फील्ड में उन्होंने भेजना स्टार्ट किया। वो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राउड मोमेंट थी। मतलब हमें वो मेडल नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने अपने बच्चों को इस फील्ड में भेजना शुरू किया तो हमें बहुत प्राउड फील हुई। फिर जब हमने अपना कॉलेज कंप्लीट किया तो हम यूनिवर्सिटी के लिए लाहौर आए हायर एजुकेशन के लिए। तो हमने लाहौर गरीजन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम अभी ब्राइट स्कॉलरशिप पे हैं, फुल स्कॉलरशिप हमें मिली हुई है। हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, अपनी स्टडीज़ करते हैं, और फिर हम बेटी स्टडीज में क्या कर रही हो? हम स्टडीज में साथ साथ क्या कर रही हो? इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं। वेरी नाइस बेटे, वेल। तो जो हमारा स्पोर्ट्स है वो हमारा सोर्स ऑफ एजुकेशन है, वो हमें एजुकेशन के लिए पे करता है। हम जब खेलते हैं तो हम उसके थ्रू पढ़ते हैं। तो और एक चीज़ कि पूरे पाकिस्तान में एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि जो स्पोर्ट्स में होते हैं वो एजुकेशन में नालायक होते हैं। मैंने अच्छे पता है नहीं क्यों पूछा? क्योंकि अक्सर लोग जो है वो फिजिकल फिटनेस वाली चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। अब बात यह कि आप ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है अपनी फील्ड में, आप वही चीज़ मजीद पढ़ लेंगे तो आपने कोई फॉल बैक नहीं बनाया। Exactly. अगर वो जो कहते हैं ना कि अंग्रेजी का मुहावरा है डिग योर वेल बिफोर यूर थर्स्टी, प्यास लगने से पहले कुआं खोदना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी पढ़े लिखे होंगे और आपने अपना मास्टर्स लेवल का की होगी पढ़ाई किसी भी सब्जेक्ट में, अगर कल को आप कहते हैं कि बस हमारी बस हो गई, हमने नहीं करना, या एक पॉइंट पे बंदे को रिटायर खुद करना पड़ता है, फिर अगले लोग आगे आते हैं, कोचिंग की तरफ नहीं जाना चाहते, तो कोई ऑप्शन तो हो भाई। बिल्कुल ऐसे ही, उसके पास डिग्री होती है। तो अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी जो है हमें थ्रू आउट सपोर्ट करती है। हम हायर एजुकेशन कमीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, नेशनल टीम HEC को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी हमें सपोर्ट करती है, और फिर इसी के साथ हम अपनी यूनिवर्सिटी जो भी हमारी इंटरनेशनल टूर्स हुए हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी हमें सपोर्ट करती है।
मुझे अपना स्केड्यूल बताओ बेटे, क्योंकि देखो आपका नॉर्मल रूटीन नहीं है। Exactly. आप सुबह आधी नींद में उठ के नाश्ता करके कॉलेज जाके कॉलेज के बाद घर और सोना नहीं है आपकी ज़िंदगी में, पॉसिबल ही नहीं है, और इस लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अपनी Exactly. रूटीन बताओ ज़रा, हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि क्या क्या कितनी पी काट के बंदा यहाँ पे पहुँचता है। एक एथलीट की रूटीन मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं होती। मतलब अगर किसी को कहेंगे तो वो कहेंगे ईयू ऐसे कौन सरवाइव करता है। जब हम लोग इंडोनेशिया के इस इवेंट के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे तो सुबह 5:30 हम लोग उठते थे और हमारी होती थी ऑलमोस्ट 25 मिनट रनिंग। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते थे। अच्छा, बाय द वे व्यूअर्स, ये ट्रेनिंग क्योंकि बहुत स्ट्रेन्यूअस होती है, हमने फॉर एग्जांपल बहुत से लोग ऐसे बुलाए जो रनिंग भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। अब किसी ने कहा 2 घंटे मैं एक्सरसाइज करता हूँ सुबह फिर शाम को, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट और बहुत ज़्यादा जिसको हम हिट ट्रेनिंग भी कहते हैं एक तरह से, राइट? Exactly. तो वो 10 से 15 मिनट से ज़्यादा, 10 मिनट से ज़्यादा कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। तो 25 से 30 मिनट यानी कि एक तरह से 3 घंटे की आपने ट्रेनिंग कर ली एक टाइम, राइट? एग्जैक्टली क्योंकि बस हो जाती है। ऐसा ही है। हाँ। सुबह थोड़ा सा नाश्ता करके हम लोग रनिंग करते थे, फिर उसके बाद आते थे, फिर प्रॉपर नाश्ता करते थे और हम लोग रेस्ट करते थे, क्योंकि अगर रेस्ट नहीं होगी तो इंजरी हो जाएगी। एग्जैक्टली। फिर दोपहर की ट्रेनिंग के लिए हम लोग चले जाते थे। मेड ट्रेनिंग होती थी हमारी टाइक्वांडो की, किक्स वगैरह, पंचेस, फुल स्पीड, बेंड ट्रेनिंग होती है जिसमें हमें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है और हमने स्पीड ट्रेनिंग करनी होती है। फिर हमने शाम को भी ट्रेनिंग करनी होती थी। इस तरीके से हमारा रूटीन, और सबसे ज़्यादा स्लीप मैंडेटरी और डाइट एथलीट की लाइफ में। और हमारा ये है कि हम आपको एक पता है साल मैंने तक शो की शुरुआत में ये बात कही है कि सोना बहुत ज़रूरी है और रात को सोना ज़रूरी है, Exactly. क्योंकि आपकी बॉडी में से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो सिर्फ रात को होते हैं, वो आपके जिस्म को रिपेयर करते हैं। आप कभी भी किसी फिटनेस वाले बंदे को सारी रात नहीं जागते देखेंगे, Exactly. क्योंकि उसकी नॉर्मल वेट उठाने से कोई इंजरी हो जानी है, क्योंकि जिस्म ऑलरेडी इतना ज़्यादा वेयर एंड टेयर से गुजर रहा होता है। ऐसा ही है मतलब। और हमारा ये होता है कि पूरे साल में हमने अपनी डाइट मेंटेन करनी होती है, क्योंकि मार्शल आर्ट्स में हमारे वेट कैटेगरीज होती हैं, उसके मुताबिक हमारी फाइट्स होती हैं। तो एक साल तक हम सेम डाइट खाते हैं, नो जंक फूड, नो सॉफ्ट ड्रिंक्स, नथिंग। ना करो यार, No. निहारी पाए। नहीं, प्रोटीन डाइट होती है हमारी। मैंने नहीं आपके साथ खाने पे जिंदगी में कभी जाना, सीरियसली। एग्जैक्टली। बट मजे का तो होता होगा खाना। आई गेस हमने रिसेंटली नान कब खाए? पिछली दफा नान कब खाया है? नान हमने कल खाए, क्योंकि कल हमने इंटर यूनिवर्सिटी जीती थी, तो हमने कल चीट डे किया। अच्छा, यानी कि कर लेते हो? यस जी, मतलब कि हम तो जब पूरी तरह तो नहीं रूम वाली ना। ब्लू मून। जब सेलिब्रेशंस हम लोग करते हैं तो तब हम अपनी पूरी एक जो दिन की। टीम होती है फिर उनके साथ हम लोग बिजी हो जाते हैं। ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू नो इज कि यहाँ से कहाँ गेम प्लान क्या है गर्ल्स? एक तो स्पोर्ट्स में भी बट लाइफ में भी आई वांट टू नो, Exactly. दोनों का मैं जानना चाहती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद यू माय डार्लिंग। अभी तो हमने स्पोर्ट्स में बहुत एक्सेल करना है, अपने पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन करना है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्स, ट्रेनिंग कैंप्स की ज़रूरत है, तो हम उसके लिए देख रहे हैं। और देखिए, और अभी- गवर्नमेंट ने भी आपको कहा है कि आओ बात करो, हम Exactly. कुछ फिगर आउट करते हैं। सो उसके ऊपर वर्किंग हो रही है व्यूअर्स। तो अभी हमारे कुछ इंटरनेशनल और इवेंट्स आने वाले हैं, उसके लिए हमने प्रैक्टिस करनी है। आज शाम को हम इस्लामाबाद जाने वाले हैं, हमारा नेशनल चैंपियनशिप स्टार्ट होने वाला है। तो अभी तो हम बिल्कुल रनिंग मूवमेंट में हैं कि वंबीरी की हमने- तरह घूम रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके अलावा जो स्टडी फील्ड है हमारी, हमने उसमें अभी हम लोग 7th सेमेस्टर के हैं, हमारा लास्ट थीसिस और रिसर्च प्रोसेस चल रहा है। तो हमारा ये नहीं है कि हम स्पोर्ट्स में सिर्फ एक्सेल करें, हमने दोनों चीज़ों को बैलेंस में चलाना है, क्योंकि हमारे फैमिली जो है वो ज़्यादा फोर्स करती है कि एजुकेशन इज़ मैंडेटरी, स्पोर्ट्स है साथ में, लेकिन एजुकेशन पे no इज़ compromise. मोर इम्पोर्टेंट, और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हम। आपने क्या सोचा है मैडम जिंदगी के बारे में? प्लेन्स तो बहुत सारी हैं, तो बता ना मेरा बच्चा, हमें नहीं बताना तो किसको बताना है? वो सारी सरप्राइज उसको डर ये है कि बाद में कोई 10 साल बाद को पकड़ कर नहीं, तुमने तो कहा था ये करो। नहीं नहीं उनकी नहीं मोस्ट इंटरेस्टिंग बात ये है कि मतलब एथलीट्स का ये होता है कि वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं होते। मेरे मनीषा पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, मे बी हम फ्यूचर में पॉलिटिशियंस बने। मैम कैसी हैं आप? मैम ठीक है आप? मैम मुझे याद रखिएगा। जरूर। अभी तो ये भी होगा बड़ा। एग्जैक्टली। बट इंशाल्लाह। द फैक्ट इज इवन इफ यू वांट टू कम इनटू पॉलिटिक्स, व्हाट डू यू वांट टू डू? होता है ना कि कुछ सोचा हुआ है। जैसे मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरे हाथ में कंट्रोल हो जाए तो मैं तालीम और सेहत वाला डिपार्टमेंट सेट कर दूं। ऐसा ही है। वो सेट हो जाएगा तो फिर सारी चीजें सेट हो जाएंगी। ये मेरी एक सोच है। व्हाट डू यू थिंक?
पाकिस्तान में ये होता है कि मतलब मैं क्रिकेट को कभी भी मतलब डिसलाइक नहीं करती। आई रियली रिस्पेक्ट, और हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम माशाल्लाह से टॉप टीम कंसीडर की जाती है। लेकिन अगर मैं एज अ पॉलिटिशियन या एक ऐसे शोबे में जाऊँ, स्पोर्ट्स के शोबे में, तो मैं ये करूँगी कि सारे स्पोर्ट्स को इक्वली ट्रीट करूँगी, इंडिविजुअल और क्रिकेट टीम। जैसे कि ये परसेप्शन सर अरशद नदीम ने मतलब यहाँ चेंज कर दिया टोटली। एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेना मतलब इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। माशाल्लाह। एंड यहाँ पे व्यूअर्स मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहूँगी, इसी प्लेटफॉर्म पे पिछले 16 सालों से हम हर स्पोर्ट्स के पर्सनालिटी को बुलाते हैं। जो लोग आते हैं फिर आगे मैं उनका नाम नंबर चीज़ें फॉरवर्ड करती हूँ टू प्राइवेट चैनल्स के होस्ट, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, और हमेशा जवाब ही आता है कि रेटिंग नहीं आएगी। अब सबको रेटिंग का ख्याल आ गया है, जब अरशद ने, जब ये बच्चियों ने, जब ये लोग अब कर रहे हैं, अब हर कोई पीछे भाग रहा है। सो ये जो पिछले 15-20 साल लोगों ने गुजारे जहाँ पे वो अचीव करके आ रहे थे, पहले भी बेटा गोल्ड मेडल्स और चीज़ें आ रही थी, लेकिन मीडिया ने उसको इतनी सी इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए इन जनरल सारे मीडिया वालों को कि इन बच्चों को आगे लेके आना हमारे मुल्क की इज्जत है, बेशक, और इनको हाईलाइट करना। इनको अब जैसे कि इन बच्चियों ने कहा उस वक्त कोई नहीं करता था, अब हुंजा में कितनी बच्चियां जो हैं इस तरफ आ गई हैं, माशाल्लाह से अभी बहुत ज़्यादा आई हैं। राइट? यस। So, what is your message for the people of Pakistan as our heroes? Because you are not just young people anymore, you are our national heroes, you are our international heroes. दोनों बेटियां क्या कहेंगी? My message to everyone, especially for girls, कि जो करना है उस पे मतलब कि पैशनेटेड रहें, और माई मैसेज टू एवरी पेरेंट्स कि सपोर्ट योर चिल्ड्रंस। सबसे बड़ी बात जो होती है कि पेरेंट्स की सपोर्ट सबसे ज़्यादा मैटर करती है। सोसाइटी में जितना भी आपको बैकलैश मिले या फिर जो भी आप क्रिटिसिज्म देखें, कुछ भी, लेकिन कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। इंशाल्लाह ट्रस्ट द प्रोसेस, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है। आखिर में अल्लाह आपको बहुत इज्जत से नवाजेगा। आमीन। अब आप क्या कहेंगी मैडम? उसने तो नंबर पूरे ले लिए, उधर उन्होंने गोल्ड मेडल अब ले लिया, अब आप ब्रॉन्ज लेंगी, सिल्वर लेंगी, या टक्कर का गोल्ड लेंगी? डायमंड इंशाल्लाह। आजा मेरा बेटा। सबसे पहले नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, लड़कों को भी ड्रीम, बिलीव एंड रीच द स्काई, और मेक मिस्टेक्स, नो प्रॉब्लम। हर कोई मिस्टेक्स करता है, मतलब इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। नेवर रिग्रेट योर मिस्टेक्स, करेक्ट देम एंड एंजॉय योर लाइफ एंड बिलीव इन योर पोटेंशियल। यू गाइस आर ऑसम। वे दोनों के फुल मार्क्स हो गए, अब आपस में एक ही गोल्ड मेडल तुम लोग स्प्लिट कर लेना, दोनों बच्चियां। हमने दोनों को दे दिया। Great job guys, Thank you so very proud of you. The fact that आप पाकिस्तान को represent करते हो वो ही काफ़ी है, लेकिन फिर अगले लेवल पे लेके जाना, अच्छा परफॉर्म करना, अपनी ज़ात को मार के अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए इतनी मेहनत करना, अपनी बॉडी को इतने फिजिकल पेन से गुजारना, बिकॉज दर्द होती है। मैं भी वर्कआउट करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, एक दिन ज़्यादा करूँ खलियाँ पड़ जाती हैं, 2 दिन हिला नहीं जाता। आप लोगों को खलियां पड़ी हुई हो, मत मारी हो, खून निकला होता है। इंजरी हुई थी, मतलब आई गॉट स्टिचेस, यहाँ पे इवन निशान भी पड़ गया है। खैर है जनी, वी कॉल दिस वॉर वुंड्स, बट आई गॉट दिस, बट यू गॉट दिस माशाल्लाह। सो द पॉइंट इज, इस लेवल पे ब्रिंगिंग होम गोल्ड, ब्रिंगिंग होम ब्रॉन्ज, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। खुश रहो बच्चों, आबाद रहो, और इसी तरह अपना, अपने ख़ानदान का, अपने भाई का और इस मुल्क का नाम रोशन करते रहो। आमीन। ब्लेस यू गर्ल। थैंक यू। एक गर्ल वहाँ पे भी है जो आपकी तरह की बबली सी मोटिवेशनल स्पीकर टाइप नमूना जो मेरे पास है, मेरी गुड़िया। जी शेफ़ जी, पाकिस्तानी स्टाइल मैकरोनी और हमारे बाव बन्स बिल्कुल तैयार हैं। अब रेस्टोरेंट क्वालिटी बाव बन्स आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। You're welcome. ब्लेस यू। थैंक यू। व्यूअर्स आप देखें इसी प्लेटफॉर्म पे दीज ब्रिलियंट यंग लेडीज, वी गॉट अ ब्रिलियंट शेफ। मैं भी थोड़ी सी हल्की फुल्की सी होस्ट ब्रोस्ट टाइप चीज़ चले बोल बोल के जो भी कर लेती हूँ। लड़कियाँ क्या नहीं कर सकती, लड़कियाँ, औरतें, इवन मैं अभी एक चीज़ पढ़ रही थी कि एक औरत ने अपनी $multi-million बिजनेस शुरू की 53 की एज पे। सो कुछ भी हो सकता है, किसी भी एज पे हो सकता है। और अगर ये बच्चियाँ हमारे लिए रोल मॉडल्स बन सकती हैं और हुंजा में गिलगित में मेंटालिटी चेंज कर सकती हैं, तो हम क्या बेसिक लेवल पे अपनी अचीवमेंट्स नहीं कर सकते? कोशिश तो कर सकते हैं।
कम से कम जब इस दुनिया से रुखसत होंगे तो ये तो सोचेंगे ना कि आई ट्राइड माई बेस्ट। इस नोट पे आज का शो क्लोज करते हैं। हमारी सब बच्चियों को आपने दुआओं में रखना है, स्पेशली इन दोनों को जिनको माउंटेन ट्विन फाइटर्स भी कहा जाता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।